ओ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सारे सुनने वाले दोस्तों को बीजिंग से एक दफ़ा फिर कामरान अमीन का सलाम। आज हम एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं एजुकेशन और एजुकेशन से जुड़े मसाइल पे बात करने के लिए। आज हमारा टॉपिक है जो लोग पीएचडी करना चाहते हैं, एमएस करना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें बंदे के जहन में होती हैं। पीएचडी से रिलेटेड ख्वाब होते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, पीएचडी के बाद ये होगा, पीएचडी के दौरान ये होगा, और वो लेके हम पीएचडी में जाते हैं। लाजमी नहीं वो सारे ख्वाब पूरे हों। बाज़ दफ़ा एक्सपेक्टेशंस हमारी जो रियलिटीज़ होती हैं उससे बड़ी डिफरेंट होती हैं। बाज़ दफ़ा हमारे सामने रास्ते में कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं कि बंदा सोचता है मैंने तो कभी ये सोचा ही नहीं था, ऐसा भी हो सकता है। क्या क्या परेशानियां फेस करनी पड़ सकती हैं, किन किन रास्तों से गुजरना पड़ सकता है, किन किन लोगों को पीएचडी करनी चाहिए, पीएचडी करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या फ़ायदा है, इन सारी चीज़ों पे आज हम करेंगे डिस्कशन। हमारे साथ हैं प्रोफेसर सलमान तूर साहब, अपसाला यूनिवर्सिटी स्वीडन में असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पे काम कर रहे हैं, और उनके साथ हैं डॉक्टर आसिम इजाज साहब। उन्होंने भी स्वीडन से की पीएचडी, और अब ये स्वीडन में ही एक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, और उनसे तारुफ पूछेंगे। डॉक्टर आसिम इजाज साहब पहली दफ़ा हमारे साथ सेशन में शिरकत कर रहे हैं, उनसे पूछेंगे इंशाल्लाह क्या कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, मैं अपने दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का जो हमारे साथ शामिल है उनका मशकूर हूँ। ये सिलसिला हमारा जारी रहेगा। आज इसका पहला प्रोग्राम है, बल्कि दूसरा समझ लें, कंटिन्यूएशन जो पीछे हमने किया था पिछले हफ्ते, उसके बाद आज, और फिर अगला इंशाल्लाह अगले महीने होगा। तो सबसे पहले तो मैं डॉक्टर आसिम इजाज साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो ज़रा अगर अपना तारुफ करवा दें सुनने वालों। बहुत शुक्रिया कामरान कि आपने इस सेशन के लिए मुझे मदऊ किया। आपको और सलमान दोनों को अस्सलाम वालेकुम, और वालेकुम जितने सलाम। हमारे दोस्त इस वक्त फेसबुक लाइव पर हमें फॉलो कर रहे हैं, सुन रहे हैं, उन तमाम की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा मुख्तसर तारुफ ये है, जैसा आपने बताया कि मैं स्वीडन में ही होता हूँ। मैंने अपना मास्टर्स और जो पीएचडी है वो मटेरियल फिज़िक्स और नैनो टेक्नोलॉजी में स्वीडन से की थी। उसके बाद मैं कुछ अर्सा एकेडेमिया में रहा। रिसर्च में मैंने पोस्ट डॉक्टरेट किया उपसाला यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद मैं कुछ अर्से रिसर्चर रहा। देन आई स्विच टू इंडस्ट्री। उसके बाद मैं इंडस्ट्रियल R&D से मुंसलिक हूँ, और जो मेरी फील्ड है वो ओवरऑल मटेरियल्स साइंस है, लेकिन स्पेसिफिकली जो है वो मैं एनर्जी रिलेटेड मटेरियल्स, फॉर एग्जांपल सोलर सेल या लो एमिसिव कोटिंग्स, इन पे जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से मुतालिक जो काम है, ये मेरा आप कह लीजिए फील्ड या शोबा है। माशाल्लाह। डॉक्टर साहब का ताल्लुक इंडस्ट्री से है, प्रोफेसर सलमान साहब हमारे पास एकेडमिया से हैं। दोनों बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। पाकिस्तान में उमूमन एक ही तरफ तवज्जो जाती है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि दोनों चीज़ों को कवर करें। पहला सवाल भी मैं सलमान साहब से ही करूंगा, डॉक्टर आसिम एजाज साहब से। और सवाल मेरा ये है कि पीएचडी करने के पीछे क्या मोटिवेशन होनी चाहिए, पीएचडी क्यों करनी चाहिए, करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मकसद क्या हो पीछे। जी डॉक्टर साहब। ठीक है, यह बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, और मेरे ख्याल है कि वो तमाम हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जिस वक्त जो लोग हमें सुन रहे हैं वो किसी ऐसे स्टेज पे हैं एजुकेशन और लाइफ के लिहाज से जो कि पीएचडी करने में इंटरेस्टेड हैं। या तो कभी ख्याल आया है, या अभी तक नहीं आया है, तो होपफुली आज की डिस्कशन सुनने के बाद आ जाएगा। इसके अपोजिट नहीं होगा। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो लोग पीएचडी में इंटरेस्टेड हैं। अच्छा, पीएचडी में जब आप इंटरेस्टेड होते हैं तो एक तो आपका इंटरेस्ट होता है, और दूसरी होती है मोटिवेशन। अच्छा, मोटिवेशन कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो कि आपको उस एफर्ट पे या उस जर्नी पे, पाथ पे जाने के लिए बहुत ज़्यादा आपको फोर्स करती है, और आप जाते हैं। तो इस मोटिवेशन को हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से देख सकते हैं, लेकिन इन जनरल जो हमें हमारी सोसाइटी में देखने में आता है कि ऑफ़ कोर्स आप एक हाईएस्ट डिग्री है आज तक पूरी दुनिया में पीएचडी। तो आप एक हायर एजुकेशन या हायर स्टडीज़ की वाली जो एक डिग्री है आपके पास, वो आप चाहते हैं, या जो उसका मेन फील्ड होता है। पीएचडी जो है वो एक रिसर्च है, रिसर्च बेस्ड करियर या फील्ड है। इसका मतलब है कि आप किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में आप रिसर्च के थ्रू उस फील्ड में कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं। तो ये जो कंट्रीब्यूशन करने वाली जो चीज़ है, जो ख्वाहिश है, ये एक बहुत बड़ी मोटिवेशन हो सकती है। अच्छा, उसके अलावा ऑफ कोर्स क्योंकि आप एक हायर एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, तो हमारे जहन में ये भी हो सकता है या होता है कि इससे हमें कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल सकती है, बेहतर जॉब्स के मौके में मिल सकते हैं, हम किसी हायर लेवल पे सर्व कर सकते हैं।
या अनफॉर्चुनेटली अगर ऐसा केस है तो ऐसा भी देखने में आया है कि कहीं ना कहीं कुछ हजरात इस तरह सोचते हैं कि पीएचडी करने के बाद हमें कुछ रिकग्निशन मिलेगी, आपके नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ होगा और जो है वो एक आपको सोसाइटी में या जिन इदारों में आप काम करते हैं वहाँ पर आपको एक स्पेशल रिकग्निशन मिलेगी। तो ये 3-4 फैक्टर्स देखने में आते हैं, जो कि अमूमन हम कह सकते हैं कि मोटिवेशन होती है। होनी क्या चाहिए? तो होनी चाहिए का जवाब यकीनन ये है कि हम उस पर्टिकुलर फील्ड में जेन्युइनली कंट्रीब्यूट करना चाहते हों, ये हमारी मोटिवेशन होना चाहिए। और उस फील्ड में पीएचडी करने के बाद जो उसका अगला स्टेप है वो है सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन। ये 2 चीज़ें अगर आपके जहन में हैं तो इसका मतलब है कि आप पीएचडी करने के लिए राइटली मोटिवेटेड हैं। जी। डॉक्टर जी, डॉक्टर साहब, आपकी आवाज़ भी कोई अभी थोड़ी थोड़ी कट रही है। सलमान साहब, प्रोफेसर सलमान साहब की तरफ चलते हैं। प्रोफेसर साहब, आप क्या कहते हैं? एक तो हमारे यहाँ जनरल ट्रेंड ये है, मैंने अक्सर अपने इर्द गिर्द भी जो दोस्तों को देखा है तो वो ये करते हैं कि बस पीएचडी करेंगे तो उसके बाद तो ये जॉब, अगली जो यूनिवर्सिटी वाले हैं वो जॉब लेटर तैयार रख के बैठे हुए हैं, जो ही पीएचडी करेंगे हम तो वो जॉब लेटर हमें थमा देंगे। और मोस्टली हमारा ट्रेंड भी यही होता है, क्योंकि हम डिग्री करते भी बचपन से यही होता है कि सोसाइटी में भी यही परसेप्शन है कि डिग्री करेंगे तो जॉब मिल जाएगी, ये डिग्री करेंगे तो ये जॉब, तो उसी से एसोसिएट करते हैं। आप वैसे क्या समझते हैं कि ये राइट मोटिवेशन है पीएचडी करने के लिए? क्या कहते हैं? देखिए कमरान, पीएचडी या कोई भी, जब आप तालीम हासिल किसी भी शोबे में तालीम हासिल करते हैं तो उसका एक मकसद ये होता है कि हुनर, आपको एक चीज की समझ हो, आपको एक फील्ड का पता हो, आप उसमें काम करें। तो अगर लोगों की ये ख्वाहिश है कि शायद ये पीएचडी, या वो ये समझते हैं कि शायद पीएचडी भी एक ऐसा ही काम है, तो उनको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि शायद when it comes to the to a good job, एक रिप्यूटेबल जॉब होना और एक ऐसी जॉब होना जिसमें बहुत ज्यादा पैसे होना, इनमें काफी फर्क है। आप अगर मुझसे पूछें 5 साल में जितनी आप पीएचडी कर 5 या डिपेंडिंग ऑन कि आप किधर पीएचडी कर रहे हैं, स्वीडन स्कैंडिनेविया में तकरीबन 5 साल लग जाते हैं, यूएस में उससे भी ज्यादा। तो इतना अरसा अगर आप इंडस्ट्री में गुजारें मास्टर्स के बाद, तो ये जरूरी नहीं है कि आप कोई बहुत टॉप नॉच कंपनी में हो, एक मीडियोकर कंपनी में भी आप 5 साल में इतने ज्यादा पैसे कमा लेंगे जितने आप एज ए पीएचडी कैंडिडेट के तौर पे नहीं कमा सकेंगे। तो जो मोटिवेशन जैसे आसिम ने बात की, वो बड़ी की फैक्टर है कि आप करना क्या चाहते हैं। अगर आपका मकसद सिर्फ नौकरी लेना है तो आपको साथ पीएचडी करते हुए ये भी याद रखना चाहिए कि जहां पे आपको शायद एकेडेमिया में या कहीं और जॉब मिल सकती है, वहीं पे आप बहुत सी जॉब्स के लिए ओवर क्वालिफाइड भी हो जाएंगे। राइट, आपकी एज गुजर चुकी होगी, आपने 5 साल एक काम में स्पेंड किया होगा, और 5 या जितना भी आपका पीएचडी ड्यूरेशन है उसको स्पेंड किया होगा, और फिर वहां से आपने चीजों को आगे लेके चलना है। और आई थिंक ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है याद रखने की कि पीएचडी खत्म नहीं है सफर का, इख्तिताम नहीं है सफर का, वो आगाज है सफर का। तो इस मोटिवेशन के साथ हमें इस चीज को देखना चाहिए कि जहां पे बाकी हर चीज के फायदे नुकसान हैं, वहां पे पीएचडी के भी अपने फायदे हैं, बहुत ज्यादा फायदे हैं। इसको इस तरह नहीं लेना चाहिए कि ये कोई एक्सट्रीमली मुश्किल या कोई अजीब सी चीज है, मगर हाँ उसके साथ चैलेंजेस भी रिलेटेड है। और एक और चीज जो मेरे जहन में और एक आती है वो ये कि शायद पैसों से ज्यादा पीएचडी जो चीज आपको दे सकती है वो क्रिटिकल थॉट प्रोसेस है। जब आप पीएचडी स्टार्ट करते हो तो आप एक प्रॉब्लम को एक डिफरेंट एंगल से देखने की कोशिश करते हो जो कि उससे पहले नहीं देखा गया होता। अगर इस तरह की कोई आप में चीज है जो कि मुश्किल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है या किसी चीज को डिफरेंट एंगल से देखना है, तो
डेफिनेटली ये एक ऐसी स्टडीज हैं जो आपको फर्दर आगे लेके जा सकती हैं, मगर जस्ट नौकरी के लिए पीएचडी कर लेना मेरे ख्याल में ये तो बहुत ही अजीब बात है। बिल्कुल दूसरा एक तो चीज़ ये भी याद रखें कि बहुत सारे लोग इतने खुशकिस्मत नहीं होते कि उन्हें स्कॉलरशिप मिल जाए और वो अपनी पीएचडी कोई फंडिंग प्रोग्राम के थ्रू कर सकें। अपना खर्चा करना पड़ता है, और जब आप अपना खर्चा करेंगे और उसके बाद आप एक जॉब लेते हैं और उस जॉब में फ़र्ज़ करें आपको इतना वो आपको इनकम मिलती है कि शायद 1 साल बाद आप खर्चा कवर कर सकते हैं जो आपने पीएचडी पे किया। ये सारे जमा तफरीक कर लें और देख लें कि आपकी जो पीएचडी है उसकी वर्थ कितनी बनती है। पीएचडी करने के बाद आपकी अभी जो इनकम है नहीं है उस पे क्या असर पड़ेगा, आपके नॉलेज पे क्या असर पड़ेगा, आपकी पर्सनालिटी पे ग्रोथ पे क्या असर पड़ेगा, और उसके बाद आप ये डिसाइड कर सकते हैं बेहतर क्या आपको पीएचडी करनी चाहिए, बिजनेस करना चाहिए या कुछ और करना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बड़ा सीधा साधा सा है लेकिन इसका जवाब बड़ा मुश्किल है, और सवाल ये है कि कब बंदे में ये एहसास पैदा हो जाए कि वो पीएचडी करने जाए और कहाँ से पीएचडी करनी चाहिए। मैं डॉक्टर आसिम इजाज साहब से ये सवाल करूंगा। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं? कामरान, जहाँ तक ताल्लुक़ है कि कब करनी चाहिए, देखें, एक आपने मक़ूला या एक जुमला हम हमेशा सुनते हैं कि तालीम की कोई उम्र नहीं होती। सही है, तो अगर हम उसको इल्म के लिहाज से देखें, नॉलेज के लिहाज से देखें, तो हम कह सकते हैं कि चलें तालीम की कोई उम्र नहीं होती और हमें किसी उम्र में भी हम तालीम हासिल कर सकते हैं। अमूमन आप ख़बरों में देखते रहते हैं कि एक 65 साल के शख्स ने इस वक्त एमबीबीएस कर लिया, लोग उस पर क्लैपिंग करते हैं। वो तमाम चीज़ें अपनी जगह ठीक हैं कि तालीम की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन एक चीज़ होती है प्रैक्टिकलिटीज़। अच्छा, आप एक एजुकेशन या डिग्री आप हासिल करने जा रहे हैं और आप एक आइसोलेटेड एंटिटी नहीं है, ना अपनी सोसाइटी में ना अपनी फैमिली में। इसका मतलब है कि आप अगर कोई चीज़ अचीव करने जा रहे हैं तो आपसे जो जुड़े हुए लोग हैं वो चीज़ उन तक पहुंचनी चाहिए। आपकी फैमिली को, आपको बेनिफिट होना चाहिए, जिस इदारों में आप काम करते हैं उसको बेनिफिट होना चाहिए, आपकी फैमिली को, सोसाइटी को। अच्छा, तमाम चीज़ें क्योंकि हम ह्यूमन हैं, ह्यूमन रियलिटी को हमें देखना चाहिए। तमाम चीज़ें अनफॉर्चुनेटली कनेक्टेड हैं आपकी उम्र से। तो एक ख़ास वक्त पे अगर चीज़ें होती हैं तो ही आप इन तमाम अपने अतराफ़ जो लोग हैं, अपने से कनेक्टेड चीज़ें, उनको आप बेनिफिट पहुंचा सकते हैं लॉन्ग टर्म में। ठीक है, इसका मतलब है कि आप मिसाल के तौर पे अगर आप एक मास्टर स्टूडेंट हैं, 22-23 साल के हैं, अगर आपको उसी वक्त उस उम्र में आपको इदराक हो गया कि हाँ, अब मैं एक पीएचडी पाथ पे जाना चाहता हूँ, आपकी फ़ील्ड भी ऐसी है जिसमें पीएचडी करने का आपको फ़ायदा होगा, और जिस तरह डॉक्टर सलमान ने कहा था या मैंने अपनी गुफ्तगू की कि आपकी राइट मोटिवेशन है आपके पास, तो फिर आप एज़ सून एज़ पॉसिबल आप स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, और लेट स्टार्ट करने का ये तो एक लोअर लिमिट हो गई। अगर हम ये कहें कि भाई आखिरी लिमिट क्या होगी, तो उसूलन आखिरी लिमिट कोई नहीं है, लेकिन आपको देखना होगा कि जब आप पीएचडी करते हैं तो जैसा सलमान ने कहा था, इट इज़ नॉट द एंड ऑफ योर करियर, इट इज़ द बिगनिंग ऑफ योर करियर। तो अगर आप 45-50 साल की उम्र में पीएचडी करते हैं, जो कि पीएचडी 4 से 5 साल का खुद एक दौरानिया है, तो अगर आपने 40 साल में पीएचडी शुरू की, 45 में ख़त्म की, चाहे आप एकेडेमिया में हैं, इंडस्ट्री में हैं, आप देख लीजिए कि आपके करियर में ग्रोथ के लिए कितना मुख्तसर सा वक्त रह गया है। ना आप ख़ुद को सर्व कर सकेंगे, ना उस इदारे को सही तरह सर्व कर सकेंगे, ना सोसाइटी को। लिहाजा किस वक्त करना चाहिए? जब हमें शऊर, जिस वक्त हमारी आँख खुले, उसी वक्त हमें सोचना चाहिए कि अब मैं पीएचडी के लिए तैयार हूँ, एज़ सून एज़ पॉसिबल। कहाँ से करनी चाहिए? अ, ये सवाल थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है। देखें, हर कोई चाहता है कि मैं बेहतरीन इदारे से, अगर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, हर कोई चाहेगा कि मैं स्टैनफोर्ड से, एमआईटी से पीएचडी करूँ, ऑक्सफोर्ड से करूँ। ये तो एक बात हो गई आइडियल चीज़ कि आप एक बेहतरीन से बेहतरीन इदारे में काम करना चाहते हैं। और फिर कुछ चीज़ें आपको प्रैक्टिकलिटीज़ देखनी होंगी कि मैं कहाँ से, मैं किस सोसाइटी में रहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हम पाकिस्तान में रहते हैं, मैं मिडिल क्लास में हूँ और मैं ख़ुद अपने फाइनेंसेस अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर आपको देखना होगा मैं किन कंट्रीज़ में एज़ सून एज़ पॉसिबल जा सकता हूँ, बेहतर से बेहतर जगह में। ये तो पहली चीज़ हो गई, इंस्टीट्यूट सिलेक्शन, एज़ गुड एज़ पॉसिबल। दूसरी चीज़ है, आप अपने आप को जानते हैं, और सबसे अहम चीज़ ये है कि आपको पीएचडी सिर्फ़ आप उस पर्टिकुलर फ़ील्ड में ही आपको ग्रो नहीं करना, बल्कि आपने सोशली भी ग्रो करना है और अपनी सॉफ्ट स्किल को भी डेवलप करना है। तो आप ये देखेंगे कि मैं किन लोगों के साथ काम करूँ, ऐसे लोग जिनसे मैं सोशली कंपैटिबल हो सकूँ और मैं पर्सनली भी ग्रो कर सकूँ। सिर्फ़ मेरे पास एक अच्छी रिसर्च और पीएचडी की डिग्री ही ना हो, बल्कि मैं अपने आप को बहैसियत इंसान एक
अगले कदम पे ले जा चुका हूँ सॉफ्ट स्किल के लिहाज से। लिहाजा इन्वायरमेंट जो है, ये जिन लोगों के साथ आप करते हैं काम, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देख लीजिए, अगर किसी को लगता है कि मैं चाइनीज़ सोसाइटी मेरे लिए कंपैटिबल है, देन गो फॉर इट। अगर आप किसी को लगता है कि मैं फॉर एग्जांपल जर्मनी जैसी जगह पे नहीं कर सकता, मैं इस तरह के लोगों के साथ काम नहीं कर सकता, या मैं यूनाइटेड स्टेट्स में नहीं कर सकता, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, मेरी फैमिलीज़ के इश्यूज़ हैं, तो आपको सिर्फ अपनी फील्ड के अलावा आपने कंपैटिबिलिटी भी देखनी है अपनी। तो अगर इन तमाम चीज़ों को आप रखेंगे जहन में, फिर आप मेरे ख्याल एक बेहतर डिसीजन पे पहुंच सकते हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ काफ़ी सारे लोग भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, कमेंट भी आ रहे हैं। मोहम्मद नुमान भाई, आपने जो कमेंट पूछा है ये हमारी डिस्कशन में शामिल है, और बिल्कुल एंड पे मेरा ख्याल है आखिरी सवाल यही होगा, इसको हम इंक्लूड करेंगे। नैरिश निसार साहिबा ने कहा कि इस तरह के डिस्कशन जनरली सारी डिग्रीज पे होनी चाहिए। हम पीएचडी को फोकस कर रहे हैं, ग्रेजुएट एजुकेशन, बट डेफिनेटली आप कोई भी डिग्री स्टार्ट कर रहे हैं तो ये लाजमी है कि जो क्वेश्चन हम रेस कर रहे हैं ये आप खुद से पूछें, इस पे आप डिस्कशन करें। प्रोफेसर सलमान तोर साहब, एक सवाल भी आया है और ये चीज थोड़ी डिस्कशन में मैं कहता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं। एक तो क्वेश्चन ये आता है कि यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग, आई मीन मुझे पीएचडी करनी है तो मैं ये देखूं कि इस यूनिवर्सिटी की कितनी रैंकिंग है तो मैं उस रैंकिंग वाली यूनिवर्सिटी में जाऊं, या मैं ये देखूं कि कहाँ पे मेरे रेलिवेंट ग्रुप बड़ा अच्छा है, पब्लिकेशंस बड़ी अच्छी हो रही हैं, या मैं ये देखूं कि कहाँ पे मुझे पैसे ज्यादा मिल रहे हैं, मैं वहां पे चला जाऊं। फिर दूसरा इसी से रिलेटेड मिलता जुलता सवाल ये है कि आप कम्युनिटीज का भी इफेक्ट होता है। आई मीन मुझे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम पता नहीं चाइना आके पीएचडी करें या ना करें, या हम यूरोप जाके पीएचडी करें, क्या करें, चाइना की पीएचडी की वैल्यू होगी या नहीं होगी। इस बारे में आप क्या कहेंगे? यार, ये एक इंतहाई जिसको कहते हैं मेक और ब्रेक काइंड का क्वेश्चन है, क्योंकि आपकी जो कमिटमेंट है ना पीएचडी में, वो इस तरह नहीं है कि आपने जाना है क्लास में जाके बैठ जाना है और वहां पे जाके आपने लेक्चर सुनना है और उसके बाद आपने असाइनमेंट्स करनी है, एग्जाम देना है। पीएचडी जैसे हमने लास्ट टाइम थोड़ी सी बात की थी, जो हायर एजुकेशन होती है ना, वो लंबी रेस के घोड़ों का काम होता है। वो कोई स्प्रिंट नहीं है, वो मैराथन। आपको आपको ये देखना है कि यार, जैसे आसिम आसिम ने अभी बात की कि कंपैटिबिलिटी, क्योंकि आपने एक फर्स्ट ऑफ ऑल आपने 5 साल गुजारने हैं एक सब्जेक्ट के साथ। अगर इन्वायरमेंट बेहतर नहीं है, अगर इन्वायरमेंट सपोर्टिव नहीं है, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप पीएचडी को सक्सेसफुली कंप्लीशन की तरफ लेके जाएं। क्योंकि आप पीएचडी में कर क्या रहे होते हैं? पीएचडी बेसिकली नाम होता है एक ओपन एंडेड प्रॉब्लम को लेने का, जिस और उसमें से फिर उस ओपन एंडेड प्रॉब्लम में से आपने एक स्पेसिफिक एरिया पिक करना है और फिर उसके ऊपर अपना काम करके फाइनली आपने अपने थीसिस को इस तरह एक स्टोरी लाइन क्रिएट करनी है जिसमें आप उस ओपन एंडेड प्रॉब्लम को फर्स्ट डिस्कस करें, उसमें से अपना काम हाईलाइट करें और फिर उसको फर्दर एक्सप्लेन करें। तो ये इस तरह नहीं हो सकता कि आप आइसोलेशन में काम कर जाएंगे। आपको सुपरवाइजर की जरूरत है, आपको एनवायरनमेंट की जरूरत है, आपको इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत है। हाँ, अगर ये सब चीजें आपको स्टैनफोर्ड में मिलती हैं और आपके पास स्कॉलरशिप है तो जरूर, वो एक बहुत बड़ा इदारा है। बड़े अमेरिका में बड़े अच्छे इदारे हैं, दुनिया में और भी जगह पे, चाइना में, यूरोप में बड़े इदारे हैं, वहां जाना चाहिए। मगर जो सबसे पहली चीज देखनी चाहिए वो ये कि आप जिस ग्रुप में जा रहे हैं वो उस फील्ड में करता क्या है, वो क्या बेचते हैं व्हेन इट कम्स टू वो टॉपिक जिसमें आपने काम करना है। अगर एक बंदा आपको बुला रहा है, और जो सबसे सबसे ज्यादा मेरे ख्याल में प्रॉब्लमेटिक पॉइंट आता है ना, जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स जो होते हैं अनफॉर्चुनेटली पीएचडी खत्म नहीं कर सकते, वहां पे प्रॉब्लम यही आता है कि उनकी कंपैटिबिलिटी नहीं होती उस ग्रुप में या उस सुपरवाइजर के साथ जहां पे उन्होंने पीएचडी खत्म करनी होती है। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ये चीज कहता हूँ कि यार, जब सुपरवाइजर तुम्हें हायर कर रहा होता है तो वो तुमसे 4 इंटरव्यूज कॉल करता है। एक दफा बात करेगा, दूसरी दफा बात करेगा, असाइनमेंट देगा, फिर बात करेगा। तो जब वो सब चीजें चेक कर ले और आपको कहे कि हाँ, अब मैं सेटिस्फाइड हूं, आप मेरे साथ पीएचडी कर सकते हैं, तो काइंडली एक मीटिंग आप भी कॉल करें अपने सुपरवाइजर के साथ और उससे पूछें कि हजरत, आपकी फिलॉसफी ऑफ पीएचडी सुपरविजन क्या है? आप मुझे कितना टाइम देंगे?
क्या हम हफ्ते में एक दफा मिलेंगे, महीने में एक दफा मिलेंगे, या इस टॉपिक के ऊपर हम किस तरह अप्रोच करेंगे? आपकी क्या अप्रोच है, या आप मुझे क्या बताते हैं कि मैं साल बाद, 1.5 साल बाद किस जगह कहीं खड़ा हूंगा, या कौन सी चीजें हैं जो मुझे अपने अंदर अभी से लेके आनी चाहिए ताकि मैं इस प्रोसेस को बेहतर बना सकूं? और ये कोई मुश्किल नहीं है, किसी से सवाल करना कभी कभी प्रॉब्लम नहीं होता। हाँ, अगर आपको पता ही नहीं है आप क्या बात करें, तो चाहे आप अच्छी बात करें चाहे गलत बात करें, वो प्रॉब्लमैटिक ही होगी। मगर खुदारा पीएचडी शुरू करने से पहले सुपरवाइजर से बात करें, यस सर करके पीएचडी नहीं होने वाली। ये बड़ी मुश्किल है। ये शायद पाकिस्तान में हो जाए तो हो जाए, वो बाहर पाकिस्तान में भी अब नहीं होती। पाकिस्तान में बहुत अच्छे स्टैंडर्ड्स हैं बड़े इंस्टीट्यूशंस में। आपको बात करनी पड़ती है, आपको पूछना पड़ता है, रादर कि आप हाँ हाँ करते रहें, 2 साल गुजर जाएं और फिर आप कहें यार अब मैं घर भी वापस नहीं जा सकता और यहाँ पे भी नहीं रह सकता, चलो मैं कोई और जॉब कर लेता हूँ। इस तरह जिंदगी नहीं गुजरती। बात करें, खुल के बात करें, सवाल करें, समझें इन्वायरमेंट को, कुछ अपने आप को चेंज करें, कुछ उनको बताएं कि ये मेरी जरूरियात हैं, ये मेरी चीजें हैं और मैं इनके साथ चीजें करना चाहता हूँ। कुछ वो अंडरस्टैंड करेंगे, कुछ आप करें और चीजों को आगे लेके चलें। अच्छा, इधर कामरान ने एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। सलमान ने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किया और इसका ताल्लुक सिर्फ पीएचडी से नहीं है। जब आप नॉर्मल जॉब इंटरव्यूज़ के लिए भी जाते हैं, वो इंटरव्यू टेक्निक वाले एक डिस्कशन सेपरेट है, लेकिन आप बड़ा कॉमन है कि हर कोई पूछता है आपको इंटरव्यू करने के बाद, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? तो फिर आप वहाँ पर जी खामोश, मेरे पास कोई सवाल नहीं है। इट इज़ रियली योर चांस टू आस्क, जिस तरह सलमान ने कहा है कि आपका पूरा राइट है, और जो सामने बंदा बैठा है वो अगर यानी ऑफ कोर्स वो सेंसिबल या तमाम चीज़ें वो ऑफ कोर्स ही विल बी फाइन, तो आप उससे उसके मुतालिक भी सवाल पूछ सकते हैं जो सवालात आपके जहन में हों, ताकि आप भी जान सकें कि आपकी इस शख्स के साथ कंपैटिबिलिटी है। तो इंटरव्यू या जो एक्सप्लोरेशन है या जो अपॉर्चुनिटी की डिस्कशन है, ये सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। कम्युनिकेशन का मतलब ही टू वे होता है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सलमान ने मेंशन किया। पीएचडी और नॉट पीएचडी, हर तरह के इंटरव्यू में आपने जो है वो खुद भी सवाल करना है। हाँ जी, और मेरा भी यही होगा, खुद मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी, कि मेरा सुपरवाइजर बहुत नाइस इंसान था, बड़ा अच्छा। लेकिन सच्ची बात यह है कि मुझे पीएचडी में आने से पहले नहीं पता था कि मुझे ये भी देखना चाहिए कि मेरा सुपरवाइजर कैसा होना चाहिए, और बहुत ऑनेस्टली। बट वो खुद ही बहुत अच्छा निकला है, ये उसकी मैं कहता हूँ बड़ी फनी। और डिस्कशन जब भी मैंने उससे कहा कोई प्रॉब्लम है, डिस्कशंस के लिए अवेलेबल रहा। और ये कि अगर उससे कोई चीज़ नहीं आती थी तो वो अरेंज कर लेता था कि वो मेरा फलां दोस्त है, मैं उससे बात करता हूँ, आप उसके पास जाएं, उससे ये चीज़ डिस्कस करके आए। बहुत सपोर्टिव था, उसने तंग नहीं किया, प्रेशराइज नहीं किया मुझे। ठीक है, काम हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो 1-2 दिन आप रिलैक्स कर लें, इसको ऐसे सोच लें, बड़ा अच्छा। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी पीएचडी का जो जर्नी थोड़ा रहा, वो बड़ा हैप्पी जर्नी रहा। मुझे कोई ये जो रोते धोते पीएचडी करते हैं, ऐसे मेरी पीएचडी नहीं हुई, बड़े मजे से पब्लिकेशंस भी हो गई। बड़ा खुशगवार सफर रहा एक दूसरे के साथ, बड़ी अच्छी यादें भी। तो ये बहुत ज़रूरी है जो पॉइंट आप दोनों ने डिस्कस किया, अगर हम इनको शुरू में याद कर लें। और जो लोग अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मैं उनको ये बताता चलूँ कि आज हमारी डिस्कशन है ग्रेजुएट एजुकेशन पे। बेसिकली कि जब आप अपनी जो हायर डिग्रीज हैं उसकी तरफ जा रहे हैं, तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको पूछने चाहिए कि ये क्यों करने जा रहे हैं, इसके बाद आपकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड होगी, आप कम्युनिटी में कैसे सर्व करेंगे, कोई बेहतरी आएगी या नहीं आएगी। इस पे हमारी डिस्कशन जारी है। आप जो लोग हमें सुन रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों के साथ ज़रूर ये वीडियो शेयर करें। ये आपका कंट्रीब्यूशन है हमारे साथ, थोड़ी हमारी भी हौसला अफजाई हो जाएगी। कमेंट करें, लाइक करें, कमेंट लाजमी करें। आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो, आपको लगे कि हमें और डिस्कशन में लाजमी शामिल करना चाहिए, उस पर बात करें। मैं चलता हूँ आगे, डिस्कशन बढ़ाते हैं अपनी। और इन्वायरमेंट पे हमारी डिस्कशन भी बड़ी अच्छी है कि चूंकि हमने 2 साल तो नहीं गुजारने, एक दो महीने की बात भी नहीं है, 3-4 साल आपने गुजारने। राइट इन्वायरमेंट बड़ा अच्छा है। बट अगेन ये है कि इसके अलावा और कौन सी ऐसी चीज़ें ज़रूरी हो सकती हैं जो पीएचडी करने से पहले बंदा सोच ले, और फिर पीएचडी के दौरान भी। अब हमने पीएचडी शुरू की और कुछ ऐसी चीज़ें रहें जो जहन में रहें, तो वो सफ़र जो पीएचडी का, बड़ा लोग कहते हैं मुश्किल है, वो आसान साबित हो सकता है। डॉक्टर आसिम इजाज साहब, आप भी और सलमान साहब दोनों ही, मेरा ख्याल है, इस पे अपनी ज़रूर गुजारिशात शेयर करें। मेरे ख्याल में आसिम पहले शुरू करते हैं, मगर मैं जस्ट ये कहना चाहता हूँ कि शादी और पीएचडी फर्क होती है। कबूल है, कबूल है, शादी के वक्त कहते हैं
पढ़ने के मतलब ये नहीं कहते। अच्छा, जी आसिफ भाई। ये बहुत सलमान, आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट मेंशन की। मैं इसी में इजाफा कर दूं कि अमूमी तौर पर शादी और पीएचडी आप ज़िंदगी में सिर्फ एक दफ़ा करते हैं। लिहाजा आपने बहुत सोच समझकर ये कदम उठाना है। मैं शादी की बात नहीं कर रहा, पीएचडी की बात कर रहा हूँ कि अमूमन ऐसा होता है कि ये वन वे रोड है। यानी एक दफ़ा आप पीएचडी पे आ गए, आपने कंप्लीट कर ली, मोस्ट लाइकली 99% आप दोबारा ज़ीरो पे नहीं आएंगे, ना आप दूसरी पीएचडी करेंगे। लिहाजा ये आपके पास वंस इन अ लाइफ टाइम चांस होता है। अच्छा, तो कामरान, हम वर्किंग एनवायरनमेंट पे बात कर चुके हैं, मैंने भी थोड़ी सी गुफ्तगू की, सलमान ने जो जी है उसको काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। तो मेरा ख़्याल है अब हम अगले सवाल की तरफ आते हैं कि एक पीएचडी यानी पीएचडी जब हमने शुरू कर दी है तो अब हमारा रवैया क्या होना चाहिए, अप्रोच क्या होनी हाँ जी चाहिए अब हमें। तो देखें, सबसे पहली बात ये है कि इसमें दो मुख्तलिफ़ किस्म के ओपिनियन हैं, मैं उन दोनों को कंबाइन करता हूँ। एक ओपिनियन ये है कि क्योंकि हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं पीएचडी स्टूडेंट, और स्टूडेंट का मतलब होता है यानी तालिब इल्म, और अमूमन हमारे यहाँ ये सोचा जाता है कि तालिब इल्म का मतलब क्या है कि वो सिर्फ पैसिवली रिसीव कर रहा है सारी चीज़ें, यानी जो जी उसको बताया जा रहा है वो सिर्फ रिसीव कर रहा है। पीएचडी स्टडीज़, आप ये समझ लीजिए कि आप एक तहकीक के शोबे से अपने आप को वाबस्ता कर चुके हैं। लिहाजा इसको आप एक ऑलरेडी स्टडीज़ के साथ आप इसको प्रोफेशन के तौर पे लीजिए, और फिर आप देखिए कि अगर आप किसी प्रोफेशन में हैं, किसी जॉब में हैं, तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती हैं। आपने ना सिर्फ चीज़ें सीखनी हैं, बल्कि आपने चीज़ें डिलीवर भी करनी हैं, और आपने अगला स्टेप तो मुख्तसरन ये कि आपको पीएचडी जब आप शुरू कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो आपको एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो याद रखना चाहिए कि पीएचडी आपके लिए आपके करियर का लॉन्चिंग पैड है। आपने ऑलरेडी ये सोचना है कि अब मैं आगे जाकर एक इंडिपेंडेंट रिसर्चर के तौर पे अपने आप को दुनिया में अपनी शनाख्त में बनवाऊँगा, और आगे चल के खुद और पीएचडी स्टूडेंट मेरे अंडर होंगे। लिहाजा उसके लिए आपने करना क्या है? आपने करना ये है कि सबसे पहली चीज़ जो सलमान ने कहा था कि अगर आप एक तहकीक के शोबे से वाबस्ता हो रहे हैं, इसके मतलब है कि आपने अपने अंदर वो सलाहियतें पैदा करनी है जिसको हम उर्फ़ आम में क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं, जिसका मतलब ये है कि आप चीज़ों को उस ज़ाविये से देखते हों जो शायद और लोग ना देख पाते हों। लिहाजा आपने जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपकी जो कोशिश होनी चाहिए, सारी तवज्जो वो ये होनी चाहिए कि आप अपनी फ़ील्ड में अपने सब्जेक्ट के लिहाज से आपने क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप चीज़ें उस वक़्त सीख रहे हैं, आपको आगे का भी सोचना है। लिहाजा जो एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है आगे के लिहाज से, वो होती है नेटवर्किंग। आप पीएचडी इस तरह नहीं है कि आप सिर्फ क्लास में जा रहे हैं, लेक्चर ले रहे हैं, उनको नोट्स उसके बना रहे हैं, फिर आप लैब में जा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और उसके बाद आपने पेपर पब्लिश कर दिया। नहीं, आपने यहाँ पर चीज़ सीखनी है कि आप लोगों के साथ कोलैबोरेट किस तरह करते हैं, आप एक टीम का मेंबर किस तरह बनते हैं। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जिस ग्रुप में आप काम कर रहे हैं, उस ग्रुप के लोगों के साथ अपनी रिसर्च में और उनकी रिसर्च में कोलैबोरेट कीजिए, अपना नेटवर्क बनाइए। आप जिस यूनिवर्सिटी में, जिस डिपार्टमेंट में हैं, उस डिपार्टमेंट में उन लोगों के साथ जो कि चाहे बेशक दूसरी फील्ड से हों, अगर आप फिज़िक्स में हैं, केमिस्ट्री वालों के साथ मिलकर रिसर्च प्रोजेक्ट आप नए आइडियाज़ के साथ डिज़ाइन कीजिए, मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च की तरफ जाइए। जब आप कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, तो लोगों से मिलिए, सिर्फ वहाँ पर प्रेजेंटेशंस बैठकर सुनना नहीं है। आपने लोगों के पास जाना है, सवालात करना है, ताकि आपकी ऑलरेडी पीएचडी के दौरान अपनी एक शनाख्त बन सके। लोग आपको फेस से जानते हों जब आप कॉन्फ्रेंसेस में जा चुके हों, आपके डिपार्टमेंट में लोग जानते हों कि यार ये बंदा रिसर्च में जेन्युइनली इंटरेस्टेड है, इसके साथ हम कोलैबोरेट कर सकते हैं। ये कोलैबोरेशन में ना सिर्फ आइडियाज़ के लिहाज से अच्छा है, बल्कि ये सोशली भी कंपैटिबल है। ही इज़ ओपन टू टॉक टू। तो आपने क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी है, आपने नेटवर्किंग करनी है, और आपने अपने आप को पीएचडी के फॉर एग्जांपल आखिर के सालों में आपने कोशिश करनी है कि आइडियाज़ से लेकर उनकी एग्जीक्यूशन तक अपने रिसर्च प्रोजेक्ट में अपने आप को इंडिपेंडेंट कीजिए। देखें, हम अमूमन बात करते हैं पीएचडी स्टडीज़ में एक एस कर्व की। एस कर्व का मतलब है, जिस तरह हम एस लिखते हैं, कि इनिशियली आप पब्लिकेशंस या हर लिहाज से एक लोअर फ्लैट कर्व पे होंगे। आफ्टर 2-3 years you will suddenly jump in productivity and then it will flatten out। तो आपने इसको याद रखना है। इनिशियली आपको जो है वो लोगों की हेल्प चाहिए होगी, आइडियाज़ से लेकर उनके एग्जीक्यूशन के लिहाज से। फिर आप एकदम से ग्रो करना चाहिए आपको, और फिर चीज़ें सैचुरेट होने लगेंगी, जिसका मतलब है अब आपने पीएचडी अपनी ख़त्म करनी है और अपने करियर का अगला स्टेप लेना है।
जी। बहुत अच्छी डिस्कशन चल रही। सामीन, आप जो लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपसे एक दफ़ा फिर ये दरख्वास्त है कि लाजमी ये वीडियो अपने दोस्तों से भी शेयर करें, लोग दोस्तों को मेंशन करें, स्पेशली जो लोग अपने हायर एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं उनको ज़रूर बताएं, वो सुने। बड़ी अच्छी बात की डॉक्टर आसम साहब ने कि क्रिटिकल थिंकिंग, और मेरे जहन में ये चल रहा था पिछले दिनों, फेसबुक पे भी एक बड़ी हार्ड डिबेट चल रही थी कि अब पीएचडी सिर्फ रह गई है। आई मीन किसी जगह पे पेपर्स की रिक्वायरमेंट है, लोग कहते हैं बस रिक्वायरमेंट पूरी कर लें, वो पेपर पब्लिश कर लें, दिन रात उसी में लगे रहते हैं। और किसी जगह पे कोर्सेज पूरे करें तो कहते हैं क्रेडिट आवर्स पूरे कर ले इसी में। और क्रेडिट आवर्स भी, अब मैं फिजिकल केमिस्ट्री में पीएचडी कर रहा हूँ तो मैं देखूंगा कि अच्छा, फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड कोर्सेज कौन कौन से हैं, मैं वही सारे पढ़ने की कोशिश करूंगा। मेरा ख्याल है कि, और किसी ने ये एक आर्टिकल भी पिछले दिनों लिखा था कि पीएचडी में से हमने फिलॉसफी निकाल दी है, डिग्री रह गई है। सलमान साहब की तरफ जाएंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। हाँ यार, ये अनफॉर्चुनेटली इसकी बहुत सी रीजंस हैं कि ये फिलोसॉफिकल पार्ट कम होता गया और जो एक मैकेनिकल प्रोसेस है वो इंट्रोड्यूस हो गया, मगर वो सिर्फ पीएचडी में ही नहीं है। आप देखो, प्रिडोमिनेंटली आपकी जो एजुकेशन सिस्टम है वो अब इस तरह डिजाइन हुआ है कि वो मासेस को कैटर करने के लिए आपके पास कोई तरीका नहीं था कि आप ज्यादा लोगों को पढ़ाएं, आपने क्लासेस बना ली। आपके पास कोई तरीका नहीं था ज्यादा लोगों को इवेल्युएट करने का, आपने एग्जामिनेशन सिस्टम बना लिया। उसमें सब लोग बैठते हैं, सब एक ही पेपर सॉल्व करते हैं और उसके बाद एक रिजल्ट आ जाता है जिसमें पता चल जाता है कि यार ये 20,000 लोग या 10,000 लोगों ने जो है ये वाला एग्जाम पास कर लिया। तो अब जाहिर बात है, अब जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उसके साथ चैलेंजेस भी हैं और वो पूरी दुनिया में हैं। और माशाल्लाह हम तो अपनी मिसाल आप हैं। तो फिर उससे रिलेटेड ये होता है कि यहाँ पे फिर बात आती है कि आप खुद किस चीज में इंटरेस्टेड हो। क्या आप खुद सिर्फ डिग्री लेने में इंटरेस्टेड हो तो फाइन, ठीक है, वो उसका एक प्रोसेस है, उसमें कुछ चीजें सेट हैं, कुछ चीजें आपने इधर उधर सेट करनी है और उसके बाद आप उस प्रोसेस को कंप्लीट कर लोगे। मगर जैसे आसिम ने बात की ना कि जब आप पीएचडी कर रहे होते हो तो वो सिर्फ एक सब्जेक्ट को पढ़ने का नाम नहीं होता। आपको इंटरेक्ट करना है लोगों से, और वो आपके अंदर एक जो बात हो रही थी अभी थोड़ी देर पहले क्रिटिकल माइंडसेट की, वो डेवलप होता है। वो सिर्फ किताब पढ़ने से या अपनी फील्ड में घुसे रहने से ही नहीं होगा, वो लोगों से इंटरेक्ट करने से होगा। सबसे पहले आप में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि जो मैं सुन रहा हूँ वो बंदा क्या रहा है, रादर कि आप हर एक को एक्सेप्ट कर लो या हर एक को रिजेक्ट करते जाओ। इन दोनों चीजों का कोई फायदा नहीं होना। आपको जो भी बंदा बात कर रहा है आपके सामने, आपके डिपार्टमेंट में, कॉन्फ्रेंस में, कोई कोई डिबेट आप सुन रहे हो, आप डिस्पाइट के वो आपकी फील्ड की है या नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यार मुझे जो इंफॉर्मेशन को हैंडल कैसे करना है। और फिर वही प्रोसेस दोबारा आपके अंदर आ जाएगा कि यार अब मैं क्रिटिकली एनालाइज करूं इस बंदे ने क्या कहा है। बहुत सी बातें आपको अच्छी लगेंगी, बहुत सी बातें नहीं अच्छी लगेंगी। तो ये जो पीएचडी है ना, ये कुछ भी नहीं है, ये एक ट्रेनिंग प्रोसेस है जिसमें आपको ये बताया जाता है कि यार किसी चीज को एनालाइज कैसे करते हैं, चाहे फिर आप उस एक्सपर्टीज को लेके एक बिल्कुल डिफरेंट फील्ड में चले जाओ या इसी में रहो। और हाँ, यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताऊं कि कुछ अरसे पहले एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसमें ये बताया गया था कि यूएस और यूके में 60% पीएचडीज जो हैं वो इंडस्ट्री में जाते हैं। राइट? तो इसका मतलब है कि एकेडेमिया फर्स्ट ऑफ ऑल एक ही रास्ता नहीं है। और अगर एकेडेमिया, जो कि हमें कन्वेंशनली पता है कि उसमें की चीजें किस तरह होती हैं, वो एक रास्ता नहीं है और भी है, तो फिर उसके लिए तैयारी करनी है। और ये जो सब चीजें हमने अभी बात की कि किस तरह आप लोगों से इंटरेक्ट करते हो, तो पीएचडी वो तो मुझे नहीं पता पीएचडी अब हम कैसे लेते हैं, मगर एक टाइम तो ये था, वो लोग ऐसे कहते थे, ओ यार इन्हें तो पीएचडी कर ली होनी, ਇਹਦੇ ਨਾਲ कौन गल करे। तो मेरा मतलब है इस तरह की सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। आपके पास ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए, आपके पास ऐसे लोग होने चाहिए, आपको इतना इतना जिसको कहते हैं लाइवली होना चाहिए कि आप एक नॉर्मल इंसान लगे।
बहुत ज़बरदस्त पॉइंट आ गया डॉक्टर साहब, बिल्कुल। तैयारी की आपने जिक्र किया, और मुझे तो ये लगता है कि हम डंग टपाओ पॉलिसी पे अमल करते हैं तैयारी की बजाय। डिग्री कर रहे हैं, हम कहते हैं कि ये डिग्री हो जाए वो, और मुझे जुगाड़ वाली बात भी बड़ी याद आती है। वो भी सारी चीज़ें जुगाड़ में चल रही हैं, मुल्क भी जुगाड़ पे चल रहा है। डिग्री भी हम कर लेंगे, उसके बाद सोचेंगे कि अब अभी नौकरी नहीं मिल रही, फिर ब्लेम करेंगे सोसाइटी को, एनवायरनमेंट को, पता नहीं किन किन चीज़ों को। लेकिन ये कभी नहीं देखेंगे कि सोसाइटी जिन चीज़ों की डिमांड कर रही है, क्या हमारी डिग्री या हम उसको ऑफर भी कर रहे हैं नहीं कर रहे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि फाइनेंशियल गेन्स, चूंकि अब ज़ाहिर है डिग्री कर ली है सारी ज़िंदगी, तो हो सकता है घर वाले पैसे दे के कर लें, या हो सकता है स्कॉलरशिप मिल जाए, वो सारी ज़िंदगी तो नहीं रहनी। आपकी घर वालों की तरफ से भी डिमांड होती है, सोसाइटी में भी प्रेशर होता है। आप पीएचडी कर लिया तो हो सकता है कमाने लग गया हो। तो कितने चांसेस होते हैं कि आप पीएचडी कर लें और उसके बाद आपकी बड़ी अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन बन जाए। और इस ये किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? आई मीन ये कोई जो सब्जेक्ट चुने उन पे डिपेंडेंट होगा, या यूनिवर्सिटी पे डिपेंडेंट होगा, या खुद पीएचडी करने वाले पे डिपेंडेंट होगा कि वो पीएचडी के बाद बड़ी अच्छी पोजीशन ले ले। डॉक्टर आसिम इजाज। कामरान, आपका फिर एक जो है वो आपकी तरफ से बाउंसर आ गया, बहुत मुश्किल सवाल है। लेकिन यार एक चीज़ जो सलमान की बात से मुझे याद आई, जब सलमान ने बात की कि हमें पीएचडी के दौरान हमें ऐसा होना चाहिए कि लोग हमें अल्लामा समझ के हमसे भागे ना। तो एक चीज़ जो हम डिस्कशन में, इससे पहले कि हम पीएचडी के बाद जाएं, जो पीएचडी के दौरान एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो जो उसको मैं ख्याल में टच करना चाहिए, मैं चाहूँगा सलमान भी उस पर कमेंट करें, कि आप वर्क लाइफ बैलेंस, आप यानी अमूमन बहुत इंपॉर्टेंट है हर चीज़ में, आप कुछ भी कर रहे हैं। लेकिन जब आप पीएचडी कर रहे होते हैं, देखें ये जिस तरह सलमान ने शुरू में कहा था, ये 4 या 5 साल की, 3 से 5 साल की एक कमिटमेंट है, और इसका बहुत प्रेशर होता है। दुनिया में हर शख्स कहता है कि पीएचडी बहुत मुश्किल काम है। जब आप पीएचडी से गुजर रहे होते हैं तो यकीनन आप पे सीखने का, तहकीक करने का, आगे बढ़ने का, करियर बनाने का सारा प्रेशर होता है। इसमें अमूमन ये होता है कि हमें ये तसव्वुर मिलता है, हमारे सामने अनफॉर्चुनेटली एग्जांपल्स भी ऐसी होती हैं कि जब हम एक नया जो है वो खुश लिबास, खुश शक्ल, हर लिहाज से तरोताज़ा एक बच्चा या बच्ची पीएचडी करने जाता है, नौजवान, उसके बाद वो अपने आप को सिर्फ पीएचडी में अपना 90% टाइम जो है वो समझता है कि मुझे सुबह जाना है 8 बजे, और जब तक मैं रात को 12 बजे मुसलसल 3 से 5 साल तक नहीं आऊँगा, दुनिया कदर नहीं करेगी कि मैंने पीएचडी की है, और ना आउटपुट मिल सकता है। तो आउटपुट जो है वो टाइम से कोरिलेटेड नहीं है, या सर डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। आपको पीएचडी में आम हालात में भी होता है इम्पॉर्टेंट, लेकिन पीएचडी में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी लाइफ के बारे में भी सोचें। आप काम को और आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसको आप सेपरेट रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। और देखें, आपने सिर्फ अपनी फील्ड में ही ग्रो नहीं करना, आपने पर्सनली भी ग्रो करना है। उसके लिए ज़रूरी है कि आपके काम से हटकर भी एक सोशल सर्किल हो, उस सोशल सर्किल को आप टाइम देते हो, अपनी फैमिली को टाइम देते हो, आप मैरिड हैं या अनमैरिड, आपकी लाइफ में बैलेंस होना चाहिए। अगर बैलेंस नहीं होगा तो आपकी लाइफ का इम्बैलेंस आपके जो दिमाग है उस पर असर करेगा, प्रेशर क्रिएट करेगा, और इन द लॉन्ग रन आपके पर्चे निकल आएंगे, आपके पास पीएचडी डिग्री हो जाएगी, लेकिन आप मेंटली अपने आप को एग्जॉस्टेड फील करेंगे। और सलमान ने शायद स्टेटिस्टिक शेयर की थी, बट इंडस्ट्री के हवाले से एक और स्टेटस भी है कि वेस्ट में मेजॉरिटी कितने स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि पीएचडी ड्रॉप आउट हो जाते हैं। बर्न आउट बहुत कॉमन है, तो लिहाजा आपने उस बर्न आउट से बचना है, पीएचडी के दौरान अपनी लाइफ को बैलेंस करना है। अगर सलमान इस पर कमेंट कर दें तो फिर मैं आगे चलता हूँ, वो जो आपने सवाल पूछा था। जी। हाँ यार, मेरे ख्याल में ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे आप पीएचडी हैं या नहीं हैं। आप लाइक एंड ऑफ द डे होता ये है कि आपकी एक फैमिली है, उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं। आप ये बहुत ही अजीब कॉन्सेप्ट है कि मैं सुबह जाऊंगा और मैं, ठीक है, बहुत से और डेज आते हैं जिनमें आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, मगर इसको एक रूटीन बना लेना, ये कोई, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कोई अच्छी बात नहीं है, इस तरह होना ही नहीं चाहिए। और दूसरा ये कि पब्लिकेशंस, ये सब कुछ एक रेस है, और इस रेस में आप हिस्सेदार होते हैं, और आपको वो रेस करनी भी है। इसका कोई वे आउट नहीं है। ये नहीं मैं कह सकता कि भाई पब्लिकेशन जरूरी नहीं है, मगर इन द एंड ऑफ द डे आपको ये भी देखना है कि लेट्स से आपकी 5 या 6 पब्लिकेशंस हो गई पीएचडी में, और उसके बाद आपका इतना बुरा हाल है कि अब आपसे काम ही नहीं होता, तो उसका भी कोई फायदा नहीं।
अगर आप एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ पब्लिकेशन लोड एक पैटर्न रखते हो और उसको बहुत अरसे तक प्रोलॉन्ग कर सकते हो तो वो ज्यादा हेल्दी है, रादर कि आप एक दफा एक्सटेंसिव पुश करो। और अनफॉर्चुनेटली ये पीएचडी टाइम जो होता है ये एक इनसिक्योर पार्ट होता है आपकी लाइफ का, जिसमें आपको ये टेंशन होती है कि अगर ये ना हुआ तो क्या होना है, और जो आपको लगता है जिस कि इसके बाद चीजें आसान हो जाएंगी। और हमारी तरह के बेवकूफ जो दोबारा इसके बाद पोस्ट डॉक शुरू कर लेते हैं, उनको पता चलता है कि पोस्ट डॉक तो उससे भी ज्यादा इनसिक्योर टाइम है, क्योंकि आप वही काम जो आपने पहले 4 साल में किया था आप सुपरवाइजर कह रहा है 2 साल में करके दिखाओ। तो मगर ये चैलेंजेस हैं एकेडमिया में एटलीस्ट। मगर ये कि आपको इन द एंड ऑफ द डे यही देखना है कि ठीक है सब कुछ इम्पोर्टेंट है, मगर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो सेहत है, आपका नॉर्मल बैलेंस इन्वायरमेंट है। इससे आप अगर बहुत बड़े रिसर्चर हैं और आपके घर में जो हैं कोई भी खुश नहीं है आपसे, क्या फायदा यार ऐसी जिंदगी का। आप बहुत बड़े रिसर्चर हैं और आपके बच्चे को बात करने की तमीज नहीं है क्योंकि उसको कभी आपने टाइम ही नहीं दिया, क्या फायदा ऐसी जिंदगी का। आपके बहुत सी और चीजें हैं, आपका घर गंदा पड़ा हुआ है, बुरा हाल है घर में, और आप कह रहे हैं मैंने 2 पेपर पब्लिश कर लिया, तो भाई 2 दिन तुम खड़े हो के घर ही साफ कर लेते, मेरा मतलब है इतना तो मुश्किल नहीं होना। आपको बैलेंस करना है, हर जगह बैलेंस करना है, और फिर उसके बाद आगे चलें, ताल्लुक चलाने, रिश्ते चलाने। क्योंकि आप देख लें वो जो पाकिस्तान में आनी साहब जाए, कब्रें भरी पड़ी हैं, बड़े बड़े कत्बे लिखे हैं, कौन जानता है यार आज। तो काम है, काम इम्पोर्टेंट है, काम करना चाहिए, मगर जिंदगी को, रवैयों को, हालात को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को भूल के जिंदगी गुजारने का कोई फायदा नहीं। तो बात है, रेस में शामिल नहीं होना चाहिए, बैलेंस लाइफ होनी चाहिए, आपकी अपनी प्रायोरिटीज हो जिंदगी। ये एक दिन की बात नहीं है, पीएचडी तो हो जाएगी लेकिन उसके बाद जो मेंटली आप सफर करेंगे वो सारी जिंदगी सफर करेंगे, बड़ी मुश्किल सूरत हाल होती है। और कुछ बातें जो सलमान साहब कर रहे थे और आसम साहब ने भी की, तो मुझे लग रहा था कि आज, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द कुछ दोस्त मुझे इस तरह की बातें सुनाते हैं, तुम ये कर रहे हो, और मैंने कहा आज सलमान साहब भी उन तक भी खबरें पहुंच गई उधर से आगे। बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी डिस्कशन चल रही। जो दोस्त हमें अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनको हम बता रहे हैं कि हम एजुकेशन पे, पीएचडी पे, जब आप हायर डिग्री पे जाते हैं उस पर आज हमारी डिस्कशन चल रही है कि क्यों करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी, क्या क्या परेशानियां सामने आएंगी। आसम साहब से मेरा सवाल था जिस पे ये सारी बात शुरू हुई। आसम साहब, वापस उसी तरफ जाऊंगा, फाइनेंशियल गेन्स बड़ी जरूरत है। आई मीन ये तो डेफिनेटली पीएचडी के बाद तो और भी होता है कि यार आप पैसे कमाने हैं 2-4, तो किस चीज पे डिपेंडेंट होंगी, कैसे मैं इस चीज को इम्प्रूव करूं, ये यूनिवर्सिटी पे है, खुद मेरे पे है, मेरी परफॉर्मेंस पे है, किन चीजों पे फोकस करूं जी। अच्छा यार, इसमें देखें सबसे पहली चीज़ है कि जैसा हमने बहुत शुरू में बात की थी, मोटिवेशन। अगर आपने पीएचडी शुरू फाइनेंशियल गेन्स के लिए नहीं की, तो जब आप ख़त्म करेंगे तब भी आपके जहन में फाइनेंशियल गेन्स मोस्ट लाइकली नहीं होंगे या नहीं होने चाहिए। अगर आपने पीएचडी शुरू ही फाइनेंशियल गेन्स के लिए की है तो फिर एक मामला दूसरा है। लेकिन ऑफ कोर्स अगर हम रियलिटी को देखें तो आप एक हायर एजुकेशन ख़त्म कर चुके हैं, अब आपको जो है वो अपनी पर्सनल लाइफ भी देखनी है, स्टेबिलिटी देखनी है, तो आप एक बेहतर से बेहतर प्रोफेशनल पोजीशन चाहते हैं जो कि आपके ना सिर्फ यानी आपकी फील्ड के लिहाज से, स्किल्स के लिहाज से कंपैटिबल हो, बल्कि आपके जो आपका फाइनेंशियल स्टेटस है वो भी उससे बेहतर हो। तो ये तो एक रियलिटी है, तो हम इसको रियलिटी से हट के नहीं देखते। तो देखें, पीएचडी के बाद उम्मीद ये की जाती है, क्योंकि आपके पास एक तहकीकी दिमाग आपके पास मौजूद है, आपने इतना एक अरसा गुजारा है, आपने जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखा है, तो यकीनन आपकी मार्केट में डिमांड होनी चाहिए। लेकिन मैं कहूँगा कि ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतना जेनेरिक हम इसको नहीं कह सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम वेस्ट में बात करें या फॉर एग्ज़ाम्पल स्वीडन, जर्मनी या इन ममालिक में, तो देखें अगर आप पीएचडी के बाद आपने जो अगली जॉब आपने चूज़ करनी है, वो जॉब अगर कोई एकेडमिक पोजीशंस आपको डायरेक्ट मिलती है, फॉर एग्ज़ाम्पल असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह, ये अमूमन मुमकिन नहीं होता। आपको मोस्ट लाइकली पोस्ट डॉक्स मिलते हैं, ठीक है, आप अगर एकेडमिक करियर स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, पोस्ट डॉक जो है वो बहुत हाईली पेड जॉब नहीं होती कहीं भी दुनिया में, चाहे आप स्कॉलरशिप, मैरी क्यूरी टाइप की स्कॉलरशिप भी ले रहे हैं, उसमें शायद थोड़ा सा बेहतर हो, लेकिन पोस्ट डॉक हाईली पेड जॉब नहीं है। इसका मतलब आपने पोस्ट डॉक का पीरियड गुजारना है
उसके बाद अगर आपकी पोजीशन मिल गई तो फिर उस पोजीशन के साथ सलमान बेहतर बता सकता है कि जो हर यूनिवर्सिटी की उस पोजीशन के लिहाज से जो सैलरी पैकेजेस हैं वो फिक्स होते हैं हर स्टेज पे, और जैसे जैसे आप वो अगली स्टेज तय करते जाएंगे ऑफ कोर्स वो आपका जो है वो बढ़ता जाएगा। मिसाल के तौर पर आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, फिर आप एसोसिएट प्रोफेसर बनते हैं, फिर आप प्रोफेसर बनते हैं, और फिर ये मुख्तलिफ है। फॉर एग्जांपल स्वीडन में यहाँ पर तरीक़ाकार ये है कि आप क्योंकि अपनी फंडिंग लाते हैं, जब आप पोजीशन के साथ आपके पास फंडिंग अपनी होती है तो आप उसकी बेसिस पे सैलरी निगोशिएट भी कर सकते हैं। तो एक बेसिक पे स्केल होगा, फिर नेगोशिएशन पे भी जा सकते हैं। अच्छा, ये तो फिर ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कहना कि क्या एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पीएचडी के बाद फाइनेंशियल गेन है। पाकिस्तान में कोई शख्स अगर जॉब शुरू करता है पीएचडी के बाद, चाइना में शुरू करता है, यूरोप में शुरू करता है, तो ये बहुत मुख्तलिफ होगा। तो मैं ओवरऑल ये कह सकता हूँ। अच्छा, अगर आप इंडस्ट्री की तरफ रुख करेंगे तो देखें, अगर तो इंडस्ट्री में, इस सवाल पे हम मेरे ख्याल इंडस्ट्री को सेपरेटली डिस्कस भी करेंगे, अगर तो इंडस्ट्री में आपकी वो पीएचडी डिग्री काउंट हो रही है तो वो आपका एक्सपीरियंस काउंट हो रहा है, तो आपको एक सीनियर पोजीशन मिलेगी। मिसाल के तौर पे आप किसी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंडस्ट्री में जाते हैं, मास्टर्स के बाद आप R&D बेसिक पोजीशन पे जा सकते हैं। अगर वही बेसिक पोजीशन आपको पीएचडी के बाद भी मिल रही है तो फाइनेंशियल गेन्स आपके नहीं हैं। अगर आपको वो सीनियर पोजीशन देते हैं बेस्ड ऑन योर पीएचडी एक्सपीरियंस, तो फिर आपको ऑफ कोर्स फाइनेंशियल गेन्स उसके जो है मुकाबले में होंगे। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें, आप ये कहें कि एक मेरा दोस्त था जिसने मास्टर्स के बाद जॉब शुरू की, और एक मैं था जिसने पीएचडी शुरू की, और 5 साल के बाद या 3 साल के बाद 4 साल के बाद मैं कहाँ पर हूँ, वो कहाँ पर है, तो ये मैचिंग जो है वो पीएचडी के दौरान कहीं भी सैलरीज इतनी ज़्यादा नहीं होती, और मोस्ट लाइकली जब आप पीएचडी के बाद शुरू करते हैं तो मोस्ट लाइकली आप उसको मैच नहीं कर पाएंगे, आप थोड़े से कम ही हो सकते हैं। तो लिहाजा लेकिन फिर आपको ये देखना होगा कि लॉन्ग रन में कौन आगे जाता है। आज से 10 साल बाद रैपिडली कौन ग्रो कर सकता है। क्या मास्टर्स वाला स्टूडेंट अगले 15 साल में उस जगह पे होगा फाइनेंशियली, या एक पीएचडी करने के बाद स्टूडेंट 10 साल में वहाँ पर होगा। तो ये एक मुश्किल सवाल है और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मैं चाहूँगा कि सलमान भी जो है वो एकेडमिक्स जो है उसके लिहाज से बताएं कि वहाँ पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या गेन्स कैसे होते हैं। जी, मेरे ख्याल में मोस्टली तो चीज़ें आसिम ने कवर कर ली, मगर इसमें जो 1-2 चीज़ें हैं, और जैसे अब इंडस्ट्री और एकेडेमिया बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड हैं। उनमें बहुत सी चीज़ें इस तरह चलती हैं कि आपके पास पोज़ीशंस होती हैं, आपके इंडस्ट्री में भी एक फुटप्रिंट होता है, और आप एकेडेमिया को भी सर्व कर रहे होते हो। और इसके अलावा एक और चीज़ जो पेटेंट्स हैं, पेटेंट्स अवेलेबल होते हैं जिनकी वजह से कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट होती है। मगर ओवरऑल आप देखो कि जो फाइनेंशियल गेन वाला पार्ट है ना, वो शायद कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहो कि कोई बहुत ज़बरदस्त क़यामत आ गई है। वो मेरे ख़्याल में कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके पेटेंट्स बहुत ज़्यादा वो होंगे, इम्पोर्टेंट होंगे, और चीज़ें चल पड़ेंगी, और वो हो सकता है। मगर एक एवरेज जिसको कहें तरह से ही ज़िंदगी चलती है। मगर जैसे आसिम ने कहा ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो अर्ली एज में नज़र नहीं आती। जैसे मुझे याद है हमारे वहाँ पे जहाँ पे मैं रहता था वहाँ पे एक हज़रत थे, उनके बेटे ने, जब मैं मास्टर्स कर रहा था, तो उन्होंने एडोब का एक डिप्लोमा कर लिया। तो अब वो उसको, और जाते ही उनको जो है एक दुकान पे एडिटिंग की जॉब मिल गई, तो उसको 15,000 मिलते थे, और मैं मास्टर्स कर रहा था, तो वो उनके अब्बा ने तो हमारे घर आके वही मुसीबत ही डाल दी कि जी ये आपका बच्चा ये पैसे भी ले रहा है आपसे और पढ़ता ही जा रहा है। ये देखें, मैंने अपने बच्चे को ये 4 महीने का डिप्लोमा करवाया और अब वो पैसे कमा रहा है। तो ज़ाहिर बात है, ये एक डिस्कम्फर्ट सी फीलिंग होती है कि यार हाँ, वाक़ई फाइनेंशियली तो मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। फिर आप पीएचडी शुरू कर लें, और वो भी इस तरह चीज़ें जो हैं वो कभी एक हद से ज़्यादा तो स्कॉलरशिप में चीज़ें नहीं हो सकती। मगर आज जब 20 साल बाद मैं देखता हूँ, तो कोई कंपैरिज़न नहीं है यार।
फिर आपको पता लगता है कि ठीक है, मेरे पास शायद आज भी बहुत ज्यादा पैसे ना हो, स्पेशली जब मैं अपने आप को कंपेयर करता हूँ अपने मैट्रिक के दोस्तों से जो आजकल प्रॉपर्टी डीलर हैं, तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है। मगर ये है कि मगर जब आज मैं 20 साल बाद देखता हूँ कि यार मैं क्या सोचता हूँ, मैं किस तरह अपनी जिंदगी गुजारता हूँ, मेरे लिए क्या वैल्यूज हैं, और मेरे वो भाई और दोस्त जो शायद इस दौरान बहुत से टाइम में फाइनेंशियल गेन्स की तरफ चलते रहे, और वो आज भी बहुत बेहतर है मुझसे, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मगर जब मैं सोच को कंपेयर करता हूँ और अपनी एबिलिटीज को कंपेयर करता हूँ, आप क्योंकि मैंने दिल से पीएचडी की है, मैं एक मैं कुछ और हो सकता ही शायद नहीं था सिवाय इसके कि मैं एक टीचर बनता और पढ़ाता और सीखता और सिखाता। तो आज जब मैं अपने आप को कंपेयर करता हूँ ओवर द इयर्स 20 साल बाद या 22 साल बाद, तो मुझे इस चीज पे बड़ा फख्र होता है कि यार मैं सोच सकता हूँ। कोई भी चीज मेरे सामने आती है तो मुझे डर नहीं लगता, मुझे पता है कि मैं सोच लूंगा, मैं कुछ कर लूंगा, मैं आगे निकल जाऊंगा। मेरी लाइबिलिटीज मेरा पैसा है, पैसा लाइबिलिटी बन जाता है, प्लॉट्स लाइबिलिटी बन जाते हैं, क्योंकि वो आपको एक जगह फिक्स कर देते हैं, जबकि आपकी इन्वेस्टमेंट एज अ पीएचडी ये सर में है। जहां आप खड़े हैं वहां आपका सब कुछ है। आज मैं स्वीडन में खड़ा हूं तो मैं स्वीडन में एम्पावर्ड हूं, मैं कल चाइना चला जाऊंगा तो मैं उधर एम्पावर्ड हूं, मेरी लाइबिलिटी नहीं, मेरा वक्त जो सर्फ हुआ वो लाइबिलिटी नहीं बना, मेरे रिसोर्सेज मेरी लाइबिलिटी नहीं बने, वो एसेट बने, और वो मूवेबल एसेट्स हैं, जहां मैं जाता हूं मेरे साथ चलते हैं। जी। अब ये का एक एक दो जी एक दो पॉइंट आ गए थे डिस्कशन में, आसिम इजाज साहब ने बात की, मुझे याद आया। आसिम साहब, यहाँ पे जो चाइना में पोस्ट डॉक है वो बड़ी क्या कहते हैं, उनकी पैसे बहुत ज़्यादा मिलते हैं पोस्ट डॉक में एज कम्पेयर टू अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर लगते हैं, या वो ये कहते हैं कि ये चूंकि परमानेंट पोजीशन है और इनके साथ एडिड बेनिफिट ज़्यादा होते हैं, और जो पोस्ट डॉक है वो एक शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए आप करते हैं, तो ये बड़ी अच्छी ऑफर्स देते हैं। चाइना में थोड़ा सा शायद एक डिफरेंट ट्रेंड है, बहुत अच्छे पैसे, और ये कंसिडर भी ये किया जाता है कि पोस्ट डॉक करनी है तो बस पैसे कमाने के लिए ही करनी है। ये बात अपनी जगह एक हकीकत है कि पीएचडी के बाद डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर लगना या इवन टीचर ये बड़ा मुश्किल टास्क है, और पीएचडी आपको बड़ी मेहनत करके करनी होगी, मैं भी कहीं गुंजाइश बन जाए और आपको रख लें। ये एक और चीज इंडस्ट्री पे आ गई, इंडस्ट्री पे हमारा क्वेश्चन भी है, इसके बाद आसम साहब से पूछेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, लेकिन एक ये कि हमारे जो स्टूडेंट हैं वो मोस्टली मैंने देखा है पाकिस्तानी, स्पेशली जो चाइना में है, वो यूनी डायरेक्शनल होते हैं। आप पीएचडी कर रहे हैं तो ये रिक्वायरमेंट कोर्स वर्क की आपने पूरी करनी, ये रिक्वायरमेंट पेपर पब्लिश करने की वो पूरी कर दी, कभी नहीं सोचते नेटवर्किंग पे जाएं, कॉन्फ्रेंसेस में जाएं, इंडस्ट्री में जाएं, इंटर्नशिप्स करें, इंडस्ट्री इवन के वो प्योर पोजीशंस जो इंडस्ट्री रिलेटेड होती है, जैसे अगर मैं कहूँ एनर्जी स्टोरेज वाला काम है, फार्मेसी वाला काम है, मेडिसिन का और पता नहीं क्या, तो हमारे लोग उस तरफ तवज्जो नहीं देते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इंडस्ट्री में इंटर्नशिप्स करें, बेशक फ्री में जाके करें, उससे आपके कनेक्शंस बनते हैं, उससे आपका एक्सपीरियंस होता है, आपको पता चलता है कि और कितनी अपॉर्चुनिटीज कहाँ कहाँ पे आप जा सकते हैं। फिर आप बेहतर डिसाइड भी कर सकते हैं कि आपने एकेडमिया में रहना है या इंडस्ट्री में जाना है। और यही हमारा क्वेश्चन भी है आगे। पाकिस्तान में तो मोस्टली यही समझा जाता है कि पीएचडी कर ली, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लग जाना है, और उमूमन जहनों में भी यही होता है। इसके अलावा चूंकि इंडस्ट्री हमारे पास है नहीं, दुनिया में ट्रेंड थोड़ा सा डिफरेंट है, आपने कुछ डिफरेंट देखा होगा। आसिम इजाज साहब चूंकि इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनसे ही पूछेंगे, सलमान साहब से ही पूछेंगे, कितने ऑप्शंस और अवेलेबल हो सकते हैं यूनिवर्सिटी में जाने के अलावा। जी डॉक्टर साहब। या सलमान, आपने ये वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यानी जब हम पीएचडी करते हैं तो हमें क्रॉस रोड्स पे होते हैं कि अब क्या करना है, और ये अनफॉर्चुनेट सी बात है कि यानी पीएचडी एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसके बाद हमें पता हो कि हाँ मुझे ये करना है, लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि उस वक्त भी हम दाएं बाएं देख रहे होते हैं कि सीधी तरफ जाएं या उल्टी तरफ जाएं। तो ये एक अनफॉर्चुनेट केस है। अच्छा, इसमें मैं अपने जो हमारे नौजवान लोग हैं मैं उनको ब्लेम नहीं करता। हम जिस सोसाइटी से आते हैं, जिस मुल्क में हैं, वहाँ पर इंडस्ट्रियल रिसर्च का कॉन्सेप्ट मैं ये नहीं कहूँगा बिल्कुल कि नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी डोंट सी दैट। तो उनकी गलती नहीं है। जो चीज़ वो देख के जब ऊपर जाते हैं एजुकेशन में, वो उसी तरीके से सोच सकते हैं। हाँ, मैं ये कहूँगा कि जो लोग पाकिस्तान से बाहर हायर स्टडीज़ में चले गए हैं
उनको कम से कम इस तरह नहीं सोचना चाहिए। उनको जो है मुख्तलिफ एग्जाम्पल सामने नज़र आती है, तो फिर उनको मुख्तलिफ, मिसाल के तौर पे यहाँ अगर मैं स्वीडन की मिसाल दूँ या बाकी जो करीबी ममालिक हैं यूरोप में, तो यहाँ पर इसका बरक्स हमें नज़र आती है सिचुएशन कि जो स्टूडेंट्स हैं वो मास्टर्स के बाद ज़्यादातर भागते हैं इंडस्ट्री की तरफ, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिसर्च है। वो अगर उन्हें वहाँ पर जो है वो चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्टिव, स्टेबिलिटी के लिहाज से भी और अदरवाइज़ भी उनको ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आती है। तो ये तो आपका वो पहली बात का जवाब है कि हमारे स्टूडेंट ऐसा क्यों करते हैं, तो उसमें वो हम 100% उनको ब्लेम नहीं कर सकता। अच्छा, दूसरी बात है कि हमें अगर मिसाल के तौर पे पीएचडी के बाद इंडस्ट्री में जाना चाहिए या एकेडेमिया में, तो मैं कहूँगा कि इसमें 2-3 चीज़ें हैं। देखें, एक तो चीज़ होती है आपका पैशन, लेकिन पैशन के साथ आपको प्रैक्टिकलिटी भी देखनी है। और उसके तीसरी जो चीज़ है जिसको मैं समझता हूँ कि इम्पॉर्टेंट है, वो है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। तो आप पीएचडी करने के बाद आप देख लीजिए कि आपका पैशन क्या है, आपने सर्व करना है किस लेवल पे। क्या आपने जो है अपनी तहकीक से आप एकेडेमिया में सर्व करना चाहते हैं या आपको इंडस्ट्री में सर्व करना बेहतर लगता है, ये आपको देखना होगा। लेकिन पैशन के साथ मैंने प्रैक्टिकलिटीज़ का भी कहा, उसकी वजह ये है कि आपको देखना होगा कि क्या मेरे पास ऑप्शन है भी या नहीं। अगर कोई स्टूडेंट पाकिस्तान में पीएचडी करता है, तो हम ये उससे कैसे तवक्का रख सकते हैं कि वो ये कहे कि मैंने इंडस्ट्री में जाके अपनी तहकीक से सर्व करना है। उसके पास सिंपली ऑप्शन ही नहीं है। तो अगर तो आपके पास, आप ऐसी जगह से पीएचडी कर रहे हैं जहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, तो फिर आपको देखना चाहिए कि आपका पैशन क्या है, लॉन्ग टर्म आप किस माहौल में अपने आप को जो है वो फिट महसूस करते हैं। एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन और भी है कि जब हम पीएचडी कर रहे होते हैं, तो हम वर्क लाइफ बैलेंस ना करने की वजह से इतना स्ट्रेसफुल होते हैं कि हम उस एकेडमिक एनवायरनमेंट से तंग आ चुके होते हैं। लिहाजा फिर हम उसमें कंटिन्यू करना, हमें ऐसा लगता है कि हम ज़बरदस्ती सिर्फ क्योंकि और ऑप्शन नहीं है इसलिए कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो लिहाजा और ऑप्शंस के लिए आप अपनी आंखें खुली रखिए। अपनी पीएचडी के दौरान लोगों से बात कीजिए, देखिए कि कौन-कौन सी आप कहाँ पर आपकी तहकीक किस लेवल पे इस्तेमाल हो सकती है इंडस्ट्री में, किन प्रोडक्ट्स के लिए इस्तेमाल हो सकती है। तो ये आपको ऑप्शन देखना होगा। अच्छा, अगर आप मेरा ख़्याल है अगर सवाल आपका ये भी था कि हम इंडस्ट्री एकेडमी में जाएँ, आई थिंक फाइनेंशियल गेन्स के हवाले से आपने सवाल नहीं पूछा, आई थिंक। हाँ कामरान? जी, फाइनेंशियल गैप्स का तो हमने सही, पीछे ज़िक्र किया था। सही, जी, ठीक है। तो और मुख्तसर इसमें ये है सिर्फ़ कि ये था कि जी। ऑप्शंस क्या हो सकते हैं? जी। सही। तो आपने देखें ये देखना है कि आपने पीएचडी कर ली है और अगर तो आपके पास ऑप्शन है एकेडमिक और इंडस्ट्रियल दोनों करियर के, तो आपने फिर देखना है कि आप कहाँ पर आपको ज़्यादा बेहतर लगता है कि जो आपने स्किल्स सीखी हैं, ये जो आपकी तहकीक है, वो कहाँ पर बेहतर तौर पे यूटिलाइज़ हो सकती है, एक चीज़। और दूसरी चीज़, आप कहाँ पर ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं और आपने पहुँचना कहाँ पर है। मिसाल के तौर पे, क्या आप अपने आप को एक प्रोफ़ेसर के तौर पे देखते हैं या आप अपने आप को रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर के तौर पे देखते हैं। तो अगर आपने ये चीज़ें सोची हुई हैं या आपको समझ में आती हैं तो ठीक है, वरना अपनी पीएचडी के इख्तिताम के करीब अपने सुपरवाइज़र से, दीगर लोगों से या अपने नेटवर्क में लोगों से डिस्कस कीजिए। लिंक्डइन मौजूद है, लिंक्डइन पे आप हर तरह के प्रोफेशनल्स से जो है वो कनेक्ट हो सकते हैं। उनसे जो है वो राब्ता कीजिए, उनसे मशवरा मांगिए, लोगों के करियर प्रोफाइल को फॉलो कीजिए कि उन्होंने किस तरीके से करियर में अपने इवॉल्व किया है आप ही की फील्ड में रहते हुए। लिहाजा आपको चीज़ें, ऑप्शंस नज़र आएंगी, उसके बाद फिर आप किसी कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। बड़ी अच्छी बात है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है कि आप डिफरेंट ऑप्शंस एक्सप्लोर करें और स्पेसिफिकली ये देखें कि आपके मिजाज के अकॉर्डिंग आपको कहाँ पे लगता है कि बेटर आप ग्रो कर सकते हैं और कौन सी चीज़ आपकी लाइफ में ज़्यादा वैल्यू ऐड कर सकती है, फिर उसके अकॉर्डिंग और आप डिस्कशंस कर सकते हैं। आई मीन मुझे जब डिसाइड करना था पीएचडी के बाद, जॉब ऑफर थी, मुझे इंडस्ट्री से भी थी, लकीली बड़ा खुशकिस्मत रहा, एकेडमिया से भी थी। तो मैंने खुद भी पीएचडी के दौरान भी इंडस्ट्री में भी जाके काम किया। कुछ डायरेक्ट कंपनीज के साथ हमारा वो प्रोजेक्ट चल रहे थे, वो देख चुका था। लेकिन कुछ लोग जो इंडस्ट्री में काम कर रहे थे उनसे मैंने बड़ी अच्छी डिस्कशंस की। डॉक्टर अजहर साहब थे, कहीं सुन रहे होंगे, लंबी डिस्कशंस चली कि इंडस्ट्री में काम करना है, क्या बेनिफिट है, क्या नुकसानात हो सकते हैं, फिर एकेडमिया में काम करना है तो क्या बेनिफिट है, क्या नुकसानात हो सकते हैं, और फिर उसके बाद आप डिसाइड करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्लियर हों और आपको पता हो कि आप क्या करने जा रहे हैं और इससे आपकी लाइफ पे क्या असर पड़ेगा। एक आखिरी क्वेश्चन है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसी साहब ने तवज्जो भी दिलाई थी कि जब हम पीएचडी कर लेते हैं
तो उसके बाद हम अपनी सोसाइटी को कैसे सर्व कर सकते हैं और कैसे हम, जब ज़ाहिर है इतना खर्चा भी हुआ है और भी बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्टेशंस भी हैं, ये कैसे हम वापस दे सकते हैं। इस क्वेश्चंस पे हम आएंगे, टाइम चूंकि हमारा पूरा हो रहा है, इसको हम बिल्कुल एंड पे रखते हैं एज जनरल मैसेज के तौर पे ऑडियंस के लिए। जो क्वेश्चंस रह गए हुए हैं कमेंट में, साथ साथ जो रेलिवेंट थे वो क्वेश्चंस लेता जा रहा था, लेकिन कुछ जो रह गए हुए हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। मोहम्मद नुमान साहब, आपका क्वेश्चन ये आ गया बिल्कुल एंड पे, इसको हम डिस्कस करेंगे। नरिश निसार साहिबा शायद बात हुई थी, बिल्कुल ये सिर्फ पीएचडी की बात नहीं कर रहे हम, बल्कि कोई भी डिग्री जब आप सेलेक्ट करने जा रहे हो, हायर एजुकेशन की तरफ मूव कर रहे हो, तो आपको ये सारे क्वेश्चन लाजमी खुद से पूछने चाहिए कि ये डिग्री करने का कोई फ़ायदा है या नहीं। बिलाल आमिर भाई, आप हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया। इसरात अली भाई, आप हमारे साथ रहे। उमर फारूक भाई ने पूछा है कि प्लीज़ डायरेक्ट माई क्वेश्चंस टू सलमान तूर साहब। और ये उपसारा एडमिशन पे हम डिस्कशन करेंगे। मेरा ख्याल है पीछे भी बहुत सारे लोगों ने बात की, स्कॉलरशिप पे आएंगे, एडमिशन्स पे आएंगे, एप्लीकेशंस पे बात करेंगे, पूरी डिटेल के साथ पूरा सेशन होगा इंशाल्लाह, जिसमें हम इन चीज़ों पे आएंगे। उमर, सॉरी कामरान, मैं क्विकली एक चीज कहना चाहता हूँ जो जो सुन रहे जी हैं कि जी एडमिशन प्रोसेस हर चीज ऑनलाइन अवेलेबल है। खुदारा किसी एजेंट के पास मत जाएं, उसको पैसे मत दें, हर चीज ऑनलाइन अवेलेबल है। आपको सिर्फ और सिर्फ उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है और फॉर्म फिल करने हैं, चीजें प्रोवाइड करनी है और उस प्रोसेस में आना है कि जिसमें आपकी सिलेक्शन होगी या नहीं होगी। कोई एजेंट, कोई बंदा आपकी मदद नहीं कर सकता। और काइंडली ये याद रखें, अगर आप एक फॉर्म खुद नहीं फिल कर सकते तो फिर बड़ा मुश्किल है कि आप आके मास्टर्स या कुछ और करें। राइट? बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त बात है। और अच्छा, ये असद अजीज साहब पूछते हैं कि मैंने चाइना और जर्मनी में ट्राई किया था लेकिन हुआ नहीं, अब मेरे लिए क्या बेहतर है कि मैं पाकिस्तान से पीएचडी कर लूं? सलमान। जी भाई, देखें, अगर आपने ट्राई किया तो अगर अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ और आपको लगता है कि आपकी एज, अब आप इस उसमें हैं कि आपको जल्दी चीजें शुरू करनी है ताकि क्योंकि जैसे हमने मल्टीपल टाइम मेंशन किया, ये एक प्रोसेस है जिसमें टाइम लगता है। तो अगर आपको पाकिस्तान में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, अच्छा ग्रुप है जहां पे आप काम कर सकते हो, तो आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम कि आप चीज कर लो। मगर ये कि अगर आपके पास टाइम है, अभी आप वेट कर सकते हो, दोबारा अप्लाई कर सकते हो, देख सकते हो चीजों को, तो फिर आप कोशिश करो कि आप बाहर ही आओ। ये वन टाइम, जैसे आसिम ने बताया था कि ये वन टाइम जी एक्सपीरियंस है, वन टाइम चांस होता है। आपको जिस बेस्ट जगह पे आपको मौका मिले, चीजें मिले, वहां से करनी चाहिए। बट मैं जी इसके साथ बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि पाकिस्तान कोई ऐसी जगह है जहां से पीएचडी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, इसमें कामरान एक मैं बिल्कुल। मुख्तसर सी चीज़ ऐड कर दूं। देखें, जनरल जितने भी स्टूडेंट सुन रहे हैं, आप पीएचडी करने जा रहे हैं, आप जॉब करने जा रहे हैं, एक चीज़ याद रखिए, प्लानिंग। ये एक प्रोजेक्ट है, आपको उसको प्लान करना है। आपके पास हमेशा 3 चीज़ें कीजिए, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, और तीनों प्लान की टाइमलाइन होनी चाहिए। अगर आपका पहला ए प्लान ये है कि आपने यूरोप से, जर्मनी से पीएचडी करनी है, उसकी टाइमलाइन तय कर लीजिए कि क्या मैं 2 साल ट्राई कर सकता हूँ, 3 साल। जब वो नहीं हो सके, देन गो टू प्लान बी। वो प्लान बी क्या है? आपने फॉर एग्जांपल ईस्टर्न कंट्रीज से करनी है। प्लान सी क्या है? आपने पाकिस्तान से करनी है। तो डूइंग अ पीएचडी फ्रॉम पाकिस्तान एट द एज ऑफ 25 इज बेटर देन डूइंग अ पीएचडी फ्रॉम जर्मनी एट द एज ऑफ 40। तो अपना प्लान कीजिए और उस प्लान के मुताबिक जाइए। जी बिल्कुल। और इसके साथ ही एक क्वेश्चन आसम साहब मैं आपसे ही पूछूंगा। ये क्वेश्चन ये है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी, ये एक्चुअली डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है, अलावा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी और वर्चुअल यूनिवर्सिटी के, वो कहते हैं कि इससे पीएचडी करने का कोई फायदा है यार डिस्टेंस देखिए, लर्निंग में? क्योंकि क्योंकि ये इंस्टीट्यूट स्पेसिफिक है, किसी नाम के साथ आ रहा है, लिहाजा इस पे कमेंट करना यस या नो में मुनासिब नहीं होगा। लेकिन मैं जनरल अपनी ओपिनियन शेयर कर देता हूँ। तो हाँ, देखें, जनरल अगर डिस्टेंस लर्निंग पे। जी ठीक है, तो डिस्टेंस लर्निंग है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें जहाँ पर आपको लैब वर्क चाहिए, उस तरह की पीएचडी मुमकिन नहीं होगी। हो सकता है किसी और फील्ड में मुमकिन हो। अच्छा, अगर आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस लर्निंग से कर रहे हैं, और आपको लगता है कि वो, मिसाल के तौर पे, वो जो आपकी डिग्री है पीएचडी की, वो एजुकेशन जो है वो आगे करियर में एक्सेप्टेबल है, जिस करियर पे आप जाना चाहते हैं वहाँ पर वो आपकी डिस्टेंस लर्निंग से की हुई तहकीक की डिग्री वो काम आ सकती है। इस चीज़ को, थोड़ा ऑप्शन को एक्सप्लोर कर लीजिए
और फिर इफ़ दिस इज़ द ओनली ऑप्शन देन गो फॉर इट, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि ये ऑप्शन बेहतर है या नहीं है। बिल्कुल सही हो गया। एक और एक जी एक जी डॉक्टर साहब। इमरान भाई, ये जिनका क्वेश्चन है उनको ये चीज समझनी चाहिए कि ना, पीएचडी में कोई वजह है कि एक सुपरवाइजर होता है, वो आपके साथ एक अरसे तक चीजें लेके चलता है, आपको एक एक स्टेप बताता है। तो ये जो ये इस तरह नहीं है काम कि आपको ऑनलाइन एक कोर्स मिल गया, आपने उठा लिया, आपने अपनी पेज से पढ़ा और उसके बाद वो खत्म हो गया। तो चीजें हो सकती हैं, मगर काइंडली इस चीज की इम्पोर्टेंस को और इस पूरे प्रोसेस की जो नजाकत है उसको समझिए, और किसी ऐसी बिल्कुल। चीज में अपने आप के अपना टाइम मत जाया करें कि जिसके एंड में आपके पास कोई रिजल्ट ना हो। ऐसा अच्छा रिजल्ट के डॉक्टर साहब, जो ये एक और क्वेश्चंस भी आ गया साथ में कि 3 साल में इतना एक्सपेरिमेंटल वर्क होता है, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी हम कैसे अचीव कर सकते हैं, अच्छे रिजल्ट्स हमें मिल जाएं 3 साल में, क्या क्या स्ट्रेटजी अपने? आप कामरान मुझसे पूछ रहे हैं सलमान से? आप दे दें। सही। अच्छा देखें, जो हमने पहले बात की थी कि पीएचडी में आपको डेवलप करना होता है अपने अपने आप को, ना सिर्फ जी आपकी हार्ड स्किल बट के सॉफ्ट, उसका ताल्लुक इससे नहीं है कि वो 3 साल की है 5 साल की। वर्क लाइफ बैलेंस हर चीज़ वो सारी एप्लीकेबल हैं, उसका पीएचडी दौरानिए से ताल्लुक नहीं है। अगर 3 साल की पीएचडी भी है, इसका मतलब है उस प्रोग्राम को जब डिज़ाइन किया गया होगा तो सारे एस्पेक्ट्स को उसमें जी मद्देनज़र रखा गया होगा। इसका मतलब है कि कितना कोर्स वर्क होना चाहिए, कितना लेट्स से अगर एक्सपेरिमेंटल नेचर की पीएचडी, कितना एक्सपेरिमेंटल वर्क होना चाहिए, पब्लिकेशन और थीसिस राइटिंग के लिए कितना, वो सारी चीज़ उसमें कवर होंगी। और तो 3 साल और 5 साल से ये नहीं है कि अगर 3 साल की पीएचडी है तो मैं डे वन से जो है वो मैं जो है वो 18 घंटे काम करूं सिर्फ इसलिए कि 3 साल की पीएचडी में ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाऊंगा। तो प्रोडक्टिविटी का ताल्लुक ड्यूरेशन से नहीं है, वो प्रोग्राम जी वो ऐसे चीज़ें डिज़ाइन उसी तरह की गई होंगी। सही है, बिल्कुल ठीक है। शनीला यूसुफ साहिबा ने क्वेश्चन जो पूछा है ये मैं अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मैं मास्टर कर रहा था और फिर एक्चुअली मुझे लगा सुपरवाइजर भी अच्छा, एनवायरनमेंट भी अच्छा, फिर मेरा काम भी यहाँ पे सही हो रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इवन दो कि मास्टर में के बाद ही मेरे पास कोई ऑफर थी और मुझे लगा कि मैं वहाँ नई जगह जाऊंगा तो भी इससे मिलता जुलता और इसी तरह का काम चलता रहेगा, तो मैं नहीं गया, मैं इधर ही रुक गया। ये तो मेरा एक्सपीरियंस था और मुझे ये लग रहा था और मैं खुश भी बड़ा हूँ कि मैंने अच्छा डिसाइड किया, क्योंकि जो लोग मास्टर के बाद स्विच हुए थे किसी नई जगह के, वो उतना अच्छा काम नहीं कर सके। आई मीन वो कुछ लोग परेशान भी रहे, नई जगह पे जाके सेट होना भी एक टाइम लगता है। देखेंगे प्रोफेसर सलमान साहब अगर इस पे कोई और चीज़ ऐड करना चाहे। मैं तो ये कहूँगा कि आपको खुद ही एट द एंड डिसाइड करना होता है। आपको लगता है कि कोई जगह आपके लिए इससे बेहतरीन है जिस पे आप बैठे हुए हैं अभी, तो आपको बिला तवक्कुफ चले जाना चाहिए। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि नहीं अभी प्लेस अच्छी है, काम भी अच्छा चल रहा है, नई जगह भी जाएंगे तो इसी से मिलता जुलता इसी तरह का काम चलेगा, तो फिर मेरा ख्याल है कि ऑलरेडी सेट इन्वायरमेंट को छोड़ के जाना भी थोड़ा बट एक डिफरेंट एक्सपोजर तो एक उसका अपना अलग मजा है। जी सलमान साहब। यार, मास्टर्स से पीएचडी के दौरान तो शायद ये बात सही हो, मगर पीएचडी से फर्दर आगे स्टेप लेते हुए स्पेशली एकेडमिया में इस चीज को याद रखिए कि जो आपके फ्यूचर एम्प्लॉयर्स होंगे वो ये चीज देखना चाहेंगे कि आप कितने अडेप्टिव हैं अकॉर्डिंग टू न्यू इन्वायरमेंट, राइट? आपके पास, आप जरूरी नहीं है जिस जगह से आपने पीएचडी की है वहीं पे आपको बाद में असिस्टेंट प्रोफेसरशिप मिल जाएगी, कोई पोजीशन मिल जाएगी वहां पे। आपको डिफरेंट जगहों पे जाना है, प्रूव करना है कि आप डिफरेंट लोगों के साथ काम कर सकते हैं, और फिर उसके बाद अगर आप वापस किसी इन्वायरमेंट में आना चाहते हैं या किसी नए इन्वायरमेंट में जाना चाहते हैं, तो ये पैटर्न होता है। आपको कोशिश करनी चाहिए कि जहां से आपने पीएचडी की है, जब पोस्ट डॉक के टाइम आए तो आप वहां पे ना हो, ताकि आप दिखा सको कि आप सिर्फ अच्छी रिसर्च ही नहीं कर सकते, आप डिफरेंट लोगों के साथ काम भी कर सकते हैं, और इन्वायरमेंट आपको आपकी रिसर्च को सपोर्ट नहीं कर रहा, आप इंडिपेंडेंट रिसर्चर हैं, और ये सही। एक बड़ी जरूरी चीज है एकेडेमिया में रहने के लिए। और सही। मेरे ख्याल में यही सेम चीज इंडस्ट्री में भी है कि आप कितने इंडिपेंडेंट हैं, कितने स्ट्रांग हैं, और किस तरह चीजों को फ्रंट से लीड कर सकते हैं, जी रादर कि आपको सिस्टम चलाए, आप सिस्टम को क्या दे सकते बिल्कुल सही। और इरफान सुल्तान भी हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया। बिलाल अमर भी हमारे साथ थे कि अगर हमें कोई बेटर ऑप्शन मिल जाए पीएचडी के दौरान तो स्विच कर लें। मेरा ख्याल है कोई इशू नहीं होना चाहिए, बट अगेन यार
ठीक है। जी जी। कामरान, आप चाहते हैं कि इस पे जवाब दिया जाए या? मेरा ख्याल है अगर कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है इस पे कहने वाली तो ज़रूर कह दें, लेकिन मुझे तो नहीं, लगता है अगर एक बंदे को फील हो रहा है कि बेटर ऑप्शन है तो उसके लिए चले जाए। देखें, अगर मिसाल के तौर पे हम सब इंसान हैं ना, अगर आपने ये जो सोच आपके जहन में आ गई है कि जो मैं कर रहा था अब उससे मुझे बेहतर ऑप्शन मिल गया, इसका मतलब है जो आप कर रहे थे वो बेहतर ऑप्शन नहीं था, आपने उसको जी समझा गलत था। तो अगर आपको जी। अब लग रहा है कि बेहतर ऑप्शन है, देन जस्ट लीव इट। अपने आप को आपने जो है वो टॉर्चर नहीं करना है किसी एक जगह रहकर सिर्फ इसलिए कि दुनिया क्या कहेगी कि मैं पीएचडी छोड़ के चला गया। ऐसा ना करें। आपका फैसला हो सकता है गलत हो, अब आपको लगता है बेहतर ऑप्शन है, देन गो फॉर इट। मोहम्मद मंशा साहब का क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं कि मैं चाइना में हुई, अभी स्टूडेंट नहीं बुला रहे, पीएचडी हुई, अब मैं पाकिस्तान में जॉब भी कर रहा हूँ और साथ में मुझे कोर्सेज भी ऑनलाइन है। मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर मेजर पॉइंट्स फॉर टू। देखें मंशा भाई, चाइना में जो कोर्स वर्क होता है वो बड़ा ही जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए होता है वो होता है बड़ा नाम किस्म का कोर्स वर्क कह लें। बहुत सारी यूनिवर्सिटियों को छोड़ के कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में बड़ी सख्ती भी वो करते हैं। लेकिन मैं जो कहता हूँ कि एक तो आप जब यहाँ पे आएंगे और प्रॉब्ली नेक्स्ट सेमेस्टर में आ जाएं तो लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। वो नॉर्मली पहले सेमेस्टर में लाजमी सारी यूनिवर्सिटियाँ सिखाते हैं, उस पर तवज्जो दें, उसको अच्छे से सीखें और जो भी वो 2-3 कोर्सेज ऑफर होते हैं वो बहुत अच्छे से करें, उस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दें। और बाकी कोर्सेज में आप ये लाजमी ख्याल करें कि आपके 80% से कम मार्क्स ना आए। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे बहुत सारे यूनिवर्सिटी लेवल पे अवार्ड्स वगैरह मिलते हैं, नॉमिनेशंस होती हैं। उसमें बेसिक रिक्वायरमेंट ये होती है कि 80 75 आपके मार्क्स होने चाहिए, तो आप अवार्ड पे नॉमिनेशंस वगैरह पे जा सकते हैं। उसका काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता है। आगे भी बहुत सारी और भी चीज़ें मिलती हैं उससे रिलेटेड। ये दो चीज़ों का ख्याल रखें, कोर्सेज में कंट्रीब्यूशन अच्छी हो, टीचर को लग रहा हो आप प्रेजेंट हैं, बट अगेन ये कि आप टाइम का भी मसला है, 3 घंटे का फ़र्क है। तो सुबह आपको बड़ा सवेरे जागना होगा, रात को फिर बड़ा जल्दी सोना होगा, आपकी जॉब की ड्यूरेशन उस पे मैच कर रही है, ओवरलैप कर रही है, तो इसको देखें आप कैसे मैनेज करेंगे। एक हेडेक तो है। निमरा जुबीन साहब हमारे साथ ही, बहुत शुक्रिया। नासिर भाई ने क्वेश्चन किया कि व्हाई वी थिंक अबाउट। मेरा ख्याल है हम लोग कम सोचते हैं, लेकिन सोचना चाहिए यार। सच्ची बात यह है कि हम पीएचडी करने के बाद बिजनेस के लिए क्यों नहीं सोचते, हम जॉब के लिए क्यों सोचते हैं। पीएचडी करने के बाद इतनी तो इंडिपेंडेंस हो जानी चाहिए कि भाई अब मैं अपना बिजनेस भी रन कर सकता हूँ, मैंने एक प्रोजेक्ट रन कर लिया। जी सलमान साहब, आप मुस्कुरा रहे हैं। यार ये दरअसल है तो थोड़ा मुश्किल काम, मगर देखें कुछ चीजें होती हैं ना, एक जैसे कहा कि कुछ टैबूज हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहे हैं। जैसे अब एंटरप्रेन्योरशिप में जब आप देखते हो तो बहुत से आपको ऐसे पीएचडी डिग्री होल्डर्स नजर आते हैं जिनकी कंपनीज हैं, वो काम करते हैं, मगर मोस्टली अभी भी इंडस्ट्री में यही एक इम्प्रेशन होता है कि यार ये शायद बंदा थोड़ा सा ज्यादा एकेडमिक होगा और बिजनेस साइड पे जो है ज्यादा प्रैक्टिकलिटीज चाहिए और चीजें इस तरह की होनी चाहिए कि जो ज्यादा हैंड्स ऑन हो, तो शायद क्या पता ये बंदा इस तरह डील करेगा या नहीं करेगा। और उसी में फिर वो चीजें आपके अंदर भी आ जाती हैं, आप भी अपने आप को समझ रहे होते हो कि शायद यार मैं काम तो कर सकता हूँ मगर मैं बिजनेस कर सकता हूँ या नहीं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। और बाय द वे इनिशियली भी मैंने मेंशन किया कि पीएचडी कुछ नहीं है, कोई हवा नहीं है। मैंने की, मेरे कोई सींग नहीं निकले, बल्कि थोड़े बाल ही कम हो गए, और तो कुछ नहीं हुआ। मगर ये कि इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो आप कहो कि ये कोई आपको एक दफा मार्स से होके आना है। ये एक ट्रेनिंग है, एक क्रिटिकल थॉट प्रोसेस डेवलप करने का नाम है, एक प्रॉब्लम को समझने का, किस तरह एक प्रॉब्लम को समझा जाता है, उसमें किस तरह आर्ग्यूमेंट दिए जाते हैं, किस तरह उसको एड्रेस किया जाता है, और किस तरह उसको इस तरह प्रिपेयर किया जाता है कि किसी बंदे को जो आपकी फील्ड में काम करता है उसको ये समझ आए कि आप कर क्या रहे हैं या आपने क्या कंट्रीब्यूशन दिया उस फील्ड में। तो इन चीजों के साथ आप कहीं पे भी जा सकते हो, आप बिजनेस भी कर सकते हो, आप जॉब भी कर सकते हो, आप एकेडेमिया तो खैर वो है ही इन चीजों के साथ। तो डेफिनेटली ये सब टैबूज हैं और आहिस्ता आहिस्ता और वक्त के साथ साथ ये कम से कम होते जाएंगे। अच्छा, कामरान और बिल्कुल। सलमान, इसमें मैं जी एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। ये अब्दुल नासिर ने बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल रेज़ किया है और सलमान ने इसकी तरफ एक इशारा किया था। जब हम, और इसका ताल्लुक उससे भी है जब हम बात कर रहे थे कि पीएचडी के बाद एकेडमिक की तरफ जाएं, इंडस्ट्री। देखें, जिस तरह सलमान ने कहा कि पीएचडी के बाद या इंडस्ट्री भी इसको इस तरह परसीव करती है कि बंदा हमारे काम का नहीं है,
एक चीज़ जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो पीएचडी के बाद हम उसको बहुत नेगेटिवली देखते हैं, जिसको हम जानते नहीं हैं, वो ये है कि हमारे पास इंडस्ट्री में जो स्किल्स चाहिए होती हैं वो होती हैं, उनका नाम मुख्तलिफ होता है। मिसाल के तौर पे जी इंडस्ट्री में जो आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, वो आपसे कहते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हमें चाहिए, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए, हमें जो है जी वो फास्ट लर्नर चाहिए। जब हम इस तरह की चीज़ देखते हैं ना, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टाइप चीज़ें, तो पीएचडी स्टूडेंट सोचता है कि यार ये चीज़ तो मेरे पास है ही नहीं। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, उस पर पूरा अलग से सेशन किया जा सकता है, अकेडेमिया इंडस्ट्री ट्रांजिशन पे, जिसको हम कहते हैं ट्रांसफरेबल स्किल्स। यानी वो राइट स्किल्स आपके पास मौजूद हैं, आपको उनको उनका पता नहीं है। जब आप सीवी राइट लिखेंगे, जब आप किसी को बताएँगे, तो आप उस स्किल को किस तरीके से अकेडेमिया से इंडस्ट्री में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको पता हो कि मैंने जो चीज़ें की राइट हुई हैं, इनका नाम कुछ और हो सकता है। तो ट्रांसफ़रेबल राइट स्किल्स पे जो है ज़रूर उस पे पढ़िएगा और गौर कीजिएगा, ख़ास जरूर, तौर पे बल्कि इंडस्ट्री हम और बिज़नेस सेशन के हवाले से। हमारे चूंकि सेशन ये कंटिन्यू रहेंगे तो ये मैंने लिख भी लिया है, और हम इस पे ज़रूर एक सेशन भी कर लेते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम सीवी कैसे डिज़ाइन करें, एकेडमिया के लिए कैसा हो, इंडस्ट्री के लिए कैसा हो, चीज़ें कैसे मेंशन करें, बड़ा अच्छा हो जाएगा। अमर बिलाल अमर भाई का क्वेश्चन था कि नंबर ऑफ पब्लिकेशन मैटर फॉर सक्सेसफुल पीएचडी। आई मीन आपकी जहाँ पे बेसिक रिक्वायरमेंट है, इतनी पब्लिकेशन है, उतनी आप कर लें, अच्छे से कर लें, बट ये बहुत मैटर करेगा कि जो पब्लिकेशन आपने की है वो आपने ही की हो, आपको पता हो, अंडरस्टैंडिंग हो सारे प्रोसेस की। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि आफ्टर पीएचडी फॉर एग्जांपल कुछ पोजीशंस ऐसी हैं, जैसे आपने अगर यहाँ पे चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज में ट्राई करनी है असिस्टेंट प्रोफेसर या कोई पोस्ट आप बहुत स्पेशल ज्वाइन किए हैं, उसमें ये कहते हैं कि एक पब्लिकेशन ऐसी होनी चाहिए जिसकी एटलीस्ट 50 साइटेशंस हों, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या इस जर्नल में हो तो आप अप्लाई। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, अगर आप कोई स्पेसिफिक पोजीशन टारगेट कर रहे हैं और उसकी रिक्वायरमेंट दी हुई है तो वो आप पूरी कर लें, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि नंबर की बजाय ये हो कि जो भी पब्लिकेशन आपने की हो वो आपने की हो और उसके बारे में आपको पता हो, और कभी कोई क्वेश्चन इवन के रात को 12 बजे आपसे जगा के पूछता है तो आप उसको आंसर कर सकें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस पे कोई चीज़ ऐड करना चाहे तो ठीक है, नहीं तो हम आगे चलते हैं, कोई और क्वेश्चन देखें। मोहम्मद अवैस भाई ने कहा कि कामरान भाई प्लीज़ आप भी थोड़ा मोटिवेट करें, ये आप लोगों की मोटिवेशन के लिए लगे हुए हैं, कोशिश यही कर रहे हैं जितना हमसे पॉसिबल हो। अक्सर वकार साहबा कहती हैं बिल्कुल यार, बाज़ दफ़ा ये होता है कि मास्टर वाले छोड़ें, जो कुछ भी नहीं पढ़े होते वो पीएचडी से ज़्यादा कमा रहे होते हैं, ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल भी बाज़ दफ़ा हो जाती है। इस पे हैदर अली अवान भाई ने कहा कि भाई यार, जी मेरे ख्याल में ये जो रिस्क का तालीम हाँ, जो है वो कोई ताल्लुक थोड़ा वो जी। है, अलग है। बिलाल आमिर भाई ने ये कहा कि हाँ, वो डिस्कशन उस वक्त जो हमारी चल रही थी उसमें उन्होंने कहा कि शायद लैंग्वेज का यहाँ पे ऐसा भी है, बहुत सारी जगहों पे लैंग्वेज का बहुत बड़ा मसला होता है, इसलिए मैं स्टूडेंट को लाजमी कहता हूँ कि भाई लैंग्वेज लाजमी सीखें, बड़ी ज़िंदगी आसान हो जाती है। लेकिन इंटरनेशनल के लिए अलग से जो बड़ी इनकी कंपनियां उस पर मिलती है, वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में भी आप और ये बड़ी खूबसूरत बात है, ये सलमान साहब ने नहीं किया था, आप क्यों आसम एजाज साहब से क्रेडिट छीन रहे हैं? आसम एजाज साहब ने कहा था कि मैं न बने नौजवानों को कसूरवार नहीं ठहराऊंगा, और इंशाल्लाह यार कोशिश यही होती है कि हम अपने प्लेटफॉर्म से, और चूंकि मैं भी उसी कल्चर से हूँ तो हमें पता है कि हम हमारे जो नौजवान हैं उन्हें कहाँ पे कितनी गाइडेंस मिलती है, कितनी सपोर्ट मिलती है। तो मैं तो कहूँगा कसूरवार ठहराना भी है तो नौजवानों से ज्यादा तो जो बड़े हैं पीछे गुजर गए उनको कसूरवार ठहराए भाई, और रास्ते इस नहीं बताया, कुछ बताया नहीं जी। और इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अगर मैंने उस सवाल में कह दिया था कि कामरान और सलमान ने कसूरवार ठहराया है, ऐसा हरगिज़ नहीं। देखिए आपकी तारीफें तो काफी हुई हैं, आप देखिए ये भी आपकी तारीफ हो रही है, यार हमें तो किसी ने कुछ कहा नहीं। अक्सर वकार साहब ने आपकी तारीफ की, बड़ी अच्छी बात है, और यार इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं अदनान हैदर भाई, आगे भी इंशाल्लाह आप लोगों की सपोर्ट बहुत मैटर करती है, शेयर करें, हमारे साथ रहे, हमें क्वेश्चंस करें, कमेंट्स करें, ताकि हमें पता लगता रहे कि कुछ कर रहे हैं और उसका कुछ असर भी पड़ रहा है। ये बड़ी अच्छी बात की थी, मुझे भी बड़ी पसंद आई सलमान साहब ने कि एसेट एंड लायबिलिटीज, और फिर जब आप ये देखते हैं कि अब ये चीज़ आपकी एसेट बन गई और मूवेबल एसेट है, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, आप जहां मर्जी या जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस्मान उमर फारूक भाई अगेन वही क्वेश्चन आपका, इस पे इंशाल्लाह आएंगे, पूरा सेशन होगा। उम्मीद है मंशा भाई आपके क्वेश्चन का आंसर कर लिया। हैदर अली अवान भाई पूछते हैं कि मैरी क्यूरी उनको पीएचडी में मिली, फुली फंडेड स्कॉलरशिप इन कनाडा में मिली। हैदर भाई एट द एंड तो डिसाइड आपने ही करना है, बट अगेन ये कि हमने जैसे शुरू में पहले दूसरे क्वेश्चन थे वो आप लाजमी सुने, दोबारा से डिस्कशन पे जाएं, सुने, और ये देखें कि आप जहां भी चूज करना चाह रहे हैं तो कौन सी जगह आपके लिए बेहतर है, रिसर्च ग्रुप कहाँ पे बेहतर है, एनवायरनमेंट कहाँ पे अच्छा है,
फिर अगर आपके लिए कोई फाइनेंशियल इश्यूज हैं तो वो ज़रा देखें कि कहाँ पे आपको खुद पैसे देने या कहाँ पे कितनी बचत होती है। कोई हर्ज वाली बात नहीं है, लाजमी ये सारी चीज़ें देखें। ग्रो करने के मौके आपको कहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे, उसके बाद आप डिसाइड करें कि आप कहाँ पे जा सकते हैं। और बिल्कुल यार वैस भाई, मेरा नहीं ख्याल कि जॉब का कोई मसला हो सकता है आपके लिए पीएचडी में। आई मीन अगर आप जॉब कर रहे हैं, मैं तो वैसे कहता हूँ कि एमएस के बाद 1-2 साल बंदा जॉब कर ले तो अच्छा हो जाता है, पीएचडी उसके बाद आ जाए। और आसम साहब चूंकि इंडस्ट्री में जॉब वगैरह से रिलेटेड है, यहाँ एक चीज़ मेरे जहन में आ गई कि बाज़ जगह कुछ पीएचडी पोजीशंस ऐसी हैं जो अनाउंस होती हैं फेलोशिप्स, तो उसमें लिखा होता है कि इतनी एज होगी तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक आपके जहन में रहे। आसम साहब, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, अगर आप ये उवैस साहब के सवाल के मुतालिक आपने पूछा है कि जी जी वो 7 इयर्स सर्व कर चुके हैं मास्टर्स के बाद और जी अब वो पीएचडी करना चाहते हैं। देखें, आप अभी 30 साल के हैं, यानी इसमें यस और नो कहना एक अजीब सी बात होगी, लेकिन मैं सिर्फ ये सवाल आपसे ही पूछूंगा कि आपने 7 साल इंडस्ट्री में सर्व किया है, अब आप पीएचडी करने जा रहे हैं, तो आपको ये सवाल अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या ये पीएचडी आप इंडस्ट्रियल जो करियर आपका है उसी में मज़ीद आगे बढ़ने के लिए आप कर रहे हैं, या आप स्विच करना चाह रहे हैं एकेडमिया में। तो इसमें क्लैरिटी पैदा कर लीजिए। और अगर आप इंडस्ट्री में मज़ीद आप गेन करना चाह रहे हैं तो आप ये देखिए कि अगर आप जो 7 साल फाइनेंशियल इंडस्ट्री में रह चुके हैं, वहाँ पर जो आपने स्किल्स वगैरह सीखी हैं, ये जिस आप ग्रोथ रूट पे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप मैनेजमेंट साइड पे हैं या टेक्निकल साइड या नॉन मैनेजमेंट साइड पे हैं, तो वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से अब आपको तहकीक की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि ये तहकीकी एक तालीम है ना। तो अगर ये सवाल आप अपने आप से इसको सोचने क्लियर कर लें, देन गो फॉर इट। आप 30 इयर्स के हैं, 4 साल की पीएचडी करने के बाद यू विल स्टिल बी 35-36 इयर्स, देन जस्ट गो फॉर इट। लेकिन क्यों करना चाह रहे हैं ये सोच लीजिए। बिल्कुल, ये अदनान हैदर भाई ने कहा कि हमने इनका क्वेश्चन रह गया है। माय क्वेश्चन इज द गुड प्रैक्टिस टू शिफ्ट फ्रॉम इंडस्ट्री टू एकेडमी आफ्टर वर्किंग सेवरल इयर्स। अच्छा, ये आसम मेरा ख्याल साल क्यों? जी सॉरी, नहीं मेरा ख्याल है कि मैं इसमें एक नहीं मुख्तसर सी बात कह देता हूँ, उसके बाद सलमान बता सकते हैं कि क्या एकेडमिया के दरवाजे खुले हुए होते हैं या नहीं होते। मैंने क्योंकि दूसरी तरफ से गया हूँ तो मैं जी इसका इतना शायद बता नहीं सकूँ, लेकिन इन जनरल हम ये नहीं कह सकते कि आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। लेकिन अगर आपने बहुत साल एक जगह गुजार लिए हैं, जब आप दूसरी जगह में जाएंगे तो आपको फिर वो प्रिपरेशन या ट्रांजिशन टाइम आएगा, और ट्रांजिशन टाइम जी अमूमन स्मूथ नहीं होता, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आप ये देख लीजिए कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल भी जाती है एकेडमिया में, तो आप किस स्टेज पर हैं और आप मज़ीद कहाँ जा सकते हैं। बाकी राइट सलमान बता सकते हैं। वेरी क्विकली मैं जस्ट एक चीज मेंशन करना चाहूंगा कि अब थोड़ी ना एनवायरनमेंट चेंज होता जा रहा है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझना कि एकेडेमिया में भी ऐसी पोजीशंस होती हैं अब जहां पे आपको फर्दर चीजें करने के लिए आगे आपको आपको इस तरह चीजें, आपको ऐसी चीजें मिल जाती हैं कि जो शायद वेरी स्ट्रिक्टली रिसर्च से रिलेटेड नहीं होती, मगर फिर भी आपका कंट्रीब्यूशन हो रहा होता है। जैसे अक्सर यूनिवर्सिटी के अंदर जो होते हैं कंप्यूटेशनल सेंटर्स होते हैं, वहां पर एप्लीकेशन एक्सपर्ट का रोल होता है, डेटा मैनेजमेंट वाले का रोल होता है, जिसने जो डेटा प्रोटेक्शन लॉज वाले लोग हैं वो काम कर रहे होते हैं। इस तरह की बहुत से और भी ऑप्शंस निकल आई जो पहले शायद आज से 10 साल पहले हमें नजर नहीं आती थी। तो अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, मगर इन द एंड ऑफ द डे यही चीज इंपॉर्टेंट है कि आप खुद डिसाइड करें आपने करना क्या है। इट डजेंट मैटर मैं क्या कहता हूँ, इट डजेंट मैटर मेरे ख्याल में आसिम भाई अगर इत्तेफाक करें कि हम लोग क्या सोचते हैं, या हम आपको सिर्फ ऑप्शंस बता सकते हैं। आपके पास खुद एक ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप डिसाइड करें, चीज को शुरू करें, और फिर आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए। फिर इट्स आगे से आगे चलना है। अगर आपको किसी जगह लगता है कि चीजें नहीं सही, तो आप अपना पाथ स्विच करें, नई चीजें स्टार्ट करें। जिंदगी तो इसी का बहुत हम इस्तिखारा जी नहीं कर सकते आपके लिए। हाँ सही। शायद खटक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अक्सा वकार ने हमें लिखा है कि हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि क्या चीज़ हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगेन मैं कहूँगा कि हमारी शुरू की डिस्कशन थी इस टॉपिक पे, अगर ऐड करना चाहिए, चूँकि उनका केस इस तरह से है कि उन्होंने एक बच्ची के साथ बच्ची की परवरिश भी की, फिर मास्टर भी किया। डेफिनेटली एक बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। और अब वो ये कह रही हैं कि मुझे बड़ा अजीब लगता है कि मैं 27 साल की हूँ लेकिन मैं कुछ अर्न नहीं कर रही। डेफिनेटली प्रेशर भी होता है। तो क्या
क्या कैसे डिसाइड करेगा? इस पे अगर कुछ और मजीद ऐड करना चाहे, बिल्कुल हमारा टाइम एंड हो रहा है। तो देखें, ये जो आपने सिचुएशन बताई है वो सुनकर अफसोस है कि आप अब इसको आप इस तरह देख रही हैं, कंप्लीट फेलियर। नो वन इज़ सक्सेसफुल इन लाइफ 100%। आपके जो फेलियर सक्सेसफुल, आप किसी नोबेल लॉरिएट को देख लें, किसी इंडस्ट्रियल टाइकून को देख लें, किसी की ज़िंदगी भी 100% सक्सेस या फेलियर से भरी हुई नहीं होती। अल्लाह ताला ने जो है वो दोनों चीज़ें इंसान की ज़िंदगी में आजमाइश के साथ रखी हुई। लिहाजा अगर आपका पैशन हमेशा रहा है कि आपने पीएचडी करनी है, आपके हालात इजाज़त नहीं देते, तो जो लिमिटेड आपकी एनवायरनमेंट है, पाकिस्तान में आप हैं, पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकती, जो भी अवेलेबल ऑप्शन है उसमें कोशिश करें कि जो आपका मेन पैशन है उसको अगर आप कर सकें फैमिली के सपोर्ट के साथ। राइट। नहीं हो सकता, देन डोंट कंसीडर योरसेल्फ अ फेलियर। से जहाँ राइट। तक फाइनेंशियल की बात है, तो अर्निंग के जो जो वेज हैं वो आपको मिल जाएंगे। कोई भी आप जॉब कर सकती हैं, ऑनलाइन जॉब कर सकती हैं, स्किल सीख के आप राइट। जॉब शुरू कर सकती हैं। अर्निंग इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, आई थिंक। और एंड टीचिंग पे वही, जी ट्यूशंस हैं, बेताज है जी, चीज। एंड पे वही एक क्वेश्चन जो मैंने छोड़ दिया था जानबूझ के, और वो क्वेश्चन ये था कि अब हमने पीएचडी कर ली, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस हैं, कैसे हम बेटर वे में पे बैक कर सकते हैं? प्रोफेसर सलमान साहब और फिर डॉक्टर आसम साहब, दोनों बारी बारी इसके लिए। यार जब भी पे बैक का टाइम आता है ना, या आप ये कहो कि सोसाइटी से रिलेटेड कोई चीज आती है, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, मेरी अप्रोच बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जो बंदा अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, वो किसी के लिए भी कुछ नहीं कर सकता। सबसे पहले, चाहे आप एक लेटर लिखें, चाहे आप पीएचडी करें, आपको ये पता होना चाहिए ये चीज आपको क्या फायदा देती है। जब आपको फायदा होगा ना, तो सबसे पहले ऑटोमेटिकली आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं उनको वो उसका फायदा होना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद वो सर्कल आप बढ़ाते जाएं अपनी इस्तिताअत और अपनी हैसियत के मुताबिक। ये जो हमें मैट्रिक से, मेरे ख्याल में शायद उससे भी पहले ऐसे लिखने का तरीका बताया गया कि पहले कायनात का भला करना है, फिर दुनिया का भला करना है, और फिर मुल्क का भला करना है, और उसके बाद अगर कभी टाइम मिले तो अपना भला करना है। ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। दुनिया दुनिया ऐसे नहीं चलती। ये बिल्कुल गलत है। आपको सोचना है ये काम मैं कर रहा हूं, इसका क्या फायदा है। जैसे मैंने आपको बताया पीएचडी का मुझे क्या फायदा है, ये है सर, इसमें मेरा काम है, मैं जहां जाता हूं मेरा काम मेरे साथ जाता है, ये मेरा गेन है, ये मुझे पीएचडी का फायदा है। तो आपको, अगर मैं अपनी ओपिनियन बता सकता हूं, शायद बहुत से लोग उससे डिसएग्री करें। आपको सोचना है पीएचडी की है चाहे बिजनेस की है, आपको फायदा हो रहा है, आपके साथ जो लोग हैं, बिजनेस जो लोग आपके साथ हैं, अगर वो खुश हैं, अगर आप उनका फायदा करते हैं, बहुत अच्छी बात है। जो आपके पास एम्प्लॉयज हैं, आपका घर है, आपका खानदान है, आपके नेबर्स हैं, हमसाए हैं, उनका आप कोई भला करते हैं, आप किसी की सोसाइटी में मदद करते हैं, तो फॉर सो गुड। सोचना ऐसे चाहिए, अपने से शुरू करें, और यही क्रिटिसिज्म भी पहले अपने पे करें, ना कि दूसरे पे करें। मेरा मतलब है सब चीजें किस्मत पे डाल देना और ऊपर से ये मेरी किस्मत में लिखा था, उसका कोई फायदा सही। आसम साहब, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, मैं सलमान की जो है वो बातों से एग्री करता हूँ, लेकिन इसमें आपने देखें, पहले तो आप ये देख लीजिए कि सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन को आप कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये आप अपने आप से राइट। सवाल कीजिए। अच्छा, कंट्रीब्यूशन अगर हम बिल्कुल सादा तौर पे देखें तो दो तरीके हो सकते हैं। चाहे आपने उर्दू में पीएचडी की है या आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जो आपकी मेन फील्ड है, पीएचडी के दौरान पीएचडी इतनी अच्छी तरीके से कीजिए, पीएचडी के बाद आप जो भी काम कर रहे हैं अपनी फील्ड में कंट्रीब्यूशन इतने अच्छी तरीके से कीजिए कि जितना उसका हक है। तो इसका मतलब है आपका बिल्कुल। सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन जा रहा है, एक चीज़। दूसरी चीज़ है कि अपनी फील्ड से हट कर देखें, आप पीएचडी अगर आपने कर ली है तो दुनिया में अब भी जो पीएचडी करने वालों की तादाद है वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, तो आप अपने शहर में, अपने इलाके में बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो पीएचडी करते हैं। इसका मतलब है कि आप एक ख़ास जगह पहुंच गए। आपने इस जर्नी पे जो भी सीखा, नेटवर्किंग से, लोगों के साथ वक्त गुजार के, तहकीकी दिमाग से, क्रिटिकल थिंकिंग से, वो ज़िंदगी के बाकी शोबों में भी काम आता है। अगर आप अपने राइट। कम्युनिटी सर्विस कर रहे हैं, मोहल्ले की कमेटी बनी हुई है, मस्जिद की कमेटी बनी हुई है, आप जो है वो कोई और बच्चों के लिए सोशल वर्क कर रहे हैं, जहाँ भी, जैसे सलमान ने कहा, जहाँ भी आप जाएंगे, जो भी काम आप करेंगे, जो आपके सोचने का अंदाज होगा, किसी भी प्रॉब्लम को देखने का अंदाज होगा, वो मुख्तलिफ होगा।
आपको लोगों के राइट। साथ काम करना आएगा, लिहाजा वो आपका सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन है। और अगर आप बहुत बड़े लेवल पे सोचते हैं तो आप ये देखिए कि आपकी सोसाइटी में आपकी फील्ड के लिहाज से जहाँ पर काम हो रहा है उस काम की डिसीजन मेकिंग कहाँ हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी सिटी काउंसिल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे जहाँ पॉलिसी मेकिंग होती है, तो कोशिश कीजिए कि पॉलिसी मेकिंग में हमेशा ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई होती है, जो फील्ड के एक्सपर्ट हैं उनकी कमी होती है। कोशिश करें, पूरी कोशिश करें कि आप ऐसी जगह पहुंच सके जहां पर आपकी ओपिनियन, एक्सपर्ट ओपिनियन काउंट हो सके। उससे बड़ा कंट्रीब्यूशन स्पेशली पाकिस्तान में शायद कोई ना हो। राइट। ये बहुत अच्छी बात की जो आखिरी, क्योंकि हमारे पॉलिसी मेकिंग में पीएचडी लोग बहुत कम जाते हैं और फिर हम रोते रहते हैं कि जो पॉलिसियां बनती हैं वो हमारे फेवर में नहीं है, या ये हैं या वो हैं। बड़ा ज़रूरी है कि वहाँ पे आप बैठे हों। एक और बात बहुत खूबसूरत कही, और मुझे एक आयत याद आई जब मैं वो पढ़ रहा था, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह एहसान करने वालों से मोहब्बत करते हैं। तो मेरे जो टीचर मुझे तफसीर समझा रहे थे, उन्होंने मुझे बताया कि एहसान का मतलब ये है कि आप जो भी काम करें वो उसके बेहतरीन तरीके के मुताबिक करें, तब वो एहसान कहलाएगा। और आई मीन अगर आप कपड़े कर रहे हैं तो उसका तकाजा ये है कि उस पर कोई शिकने, कपड़े इस्त्री कर रहे हैं तो उसका तकाजा ये है कि उस पर कोई शिकन बाकी ना रहे। इतने अच्छे इस्त्री हों तो आपने एहसान किया। और यही पैगाम भी है कि आप जो भी कर रहे हैं, जहाँ भी कर रहे हैं, जिस भी हाल में, जो जिस पोजिशन पे हैं, कोशिश ये करें कि जो काम आपके ज़िम्मे लगाया गया है उसको इतने बेहतरीन तरीके से करें कि एटलीस्ट उसके बाद किसी और को उसमें इम्प्रूव करने के लिए हज़ार दफ़ा सोचना पड़े। यही आपकी कंट्रीब्यूशन है, यही सोसाइटी के लिए आपका काम है, और यही बेसिकली। और अपना आप बेहतर बनाएं, सोसाइटी खुद बेहतर हो जाएगी। जब आप फाइनेंशियली स्टेबल होंगे, अपने आपके पाँव मजबूत जगह पे खड़े होंगे, तो ये आप इस काबिल होंगे कि किसी दूसरे का हाथ पकड़ सकें और उसे किनारे तक ले जाएं। इसके साथ ही हम आज का सेशन एंड करते हैं। आप 1.5 घंटे से हमारे साथ रहे, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें सुना। हमारे साथ दोनों मेहमान, आज इनका शुक्रिया नहीं अदा करते, चाय भी हमने नहीं पिलाई, इनका शुक्रिया आगे भी नहीं अदा करेंगे, क्योंकि अभी हमारे इनके साथ सेशन चल रहे हैं। डॉक्टर आसम साहब और सलमान साहब यूं ही मुस्कुराते रहे, खुश रहे बहुत, और हमारे साथ साथ रहे। इसके साथ ही मैं आप तमाम दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।